हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द गेटवे क्लासेस। आज स्टार्ट करेंगे यूनिट 3 का लेक्चर नंबर 3 अपने सब्जेक्ट मैकेनिक्स एंड स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। टुडेज टारगेट्स आर शियर स्ट्रेसेस इन द बीम, साथ ही साथ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी करेंगे हम शियर स्ट्रेसेस इन द बीम। तो अभी तक दोनों लेक्चर में, इस यूनिट नंबर 3 के दोनों लेक्चर्स में हमने बात करी बेंडिंग स्ट्रेसेस की। ठीक है, बेंडिंग स्ट्रेसेस कैलकुलेट किया हमने, सिग्मा वाई वाई इज इक्वल टू एम बाई आई, है ना। कहीं ई वाई आर की इंफॉर्मेशन थी तो ये वाली इक्वेशन से बेंडिंग स्ट्रेसेस कैलकुलेट करी, या फिर कहीं बेंडिंग स्ट्रेसेस गिवन थी तो हमने कितना लोड लगना चाहिए सो दैट इतनी इससे ज्यादा बेंडिंग स्ट्रेसेस डेवलप ना हो, इस तरीके के हमने न्यूमेरिकल किए। आपको याद होगा जब हम प्योर बेंडिंग की बात कर रहे थे तब एक एजम्पशन लिया था कि प्योर बेंडिंग के फिनोमिना में शियरिंग स्ट्रेसेस डेवलप जो होती है उसको नेग्लेक्ट कर दिया जाता है, लेकिन एक्चुअल में शियरिंग स्ट्रेसेस नेग्लेक्ट नहीं होती हैं। मैंने आपको बताया कि आपको ये यूनिट नंबर 3 करने से पहले शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का रिवीजन करना है। किसी भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के लिए या किसी भी स्टैंडर्ड केस के लिए जब बेंडिंग मोमेंट निकालते हैं, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट निकालते हैं, उसका यूटिलाइजेशन, उसका यूज हमने देख लिया लेक्चर नंबर 1 में और लेक्चर नंबर 2 में। आज हम देखेंगे जो एसएफडी डायग्राम में आप शियर फोर्स निकालते हो, मैक्सिमम शियर फोर्स वैल्यू जिस जगह पे होगी उसी जगह पे आपकी मैक्सिमम शियरिंग स्ट्रेसेस डेवलप होंगी। या हम ये कह सकते हैं कि हम शियरिंग स्ट्रेसेस की कैलकुलेशन करेंगे, शियर स्ट्रेसेस इन द बीम की कैलकुलेशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू मैक्सिमम शियरिंग फोर्सेस, राइट। तो शुरू करते हैं शियर स्ट्रेसेस इन द बीम। इन द प्रीवियस चैप्टर हमने डिस्कस किया कि थ्योरी ऑफ सिंपल बेंडिंग इक्वेशन हमने डिराइव करी, सिग्मा वाई वाई इज इक्वल टू एम बाई आई, है ना। इस थ्योरी में हमने एज्यूम किया था कि नो शियर स्ट्रेस इज एक्टिंग ऑन द सेक्शन। तो एज्यूम कर लिया था कि भाई शियर फोर्स कोई भी एक्ट नहीं कर रहा है, लेकिन एक्चुअल में तो ऐसा होता नहीं है, शियर फोर्स तो एक्ट करता है। बट इन एक्चुअल प्रैक्टिस व्हेन अ बीम इज when a beam is subjected in actual practice, when a beam is loaded, the shear force at the section always comes into the play along with the bending moment। तो इसीलिए तो हम shear force डायग्राम भी निकालते हैं और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम भी निकालते हैं। तो हम शेयरिंग को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, ऑल्दो मेनी ऑफ द इंजीनियरिंग डिजाइन अकर, ज्यादा से ज्यादा इंजीनियरिंग जो डिजाइन होता है वो बेंडिंग को डोमिनेटिंग मानते हुए, बेंडिंग को मुख्यता मानते हुए ही होता है, लेकिन हम उसे इग्नोर नहीं कर सकते भाई, शेयरिंग को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए हम टॉपिक पढ़ रहे हैं बीम के अंदर। तो जनरली देखो बच्चों की अंडरस्टैंडिंग होती है ये बीम है ना, बीम पे कुछ लोड लग रहा है, कुछ यूटीएल लग रहा है, तो बीम की बेंडिंग हो गई। तो बस भैया बेंडिंग ही याद रहती है आपके दिमाग में, बच्चे भूल जाते हैं कि इस बीम के अंदर शेयरिंग का फिनोमेना भी हो रहा है, बीम के अंदर शेयरिंग स्ट्रेसेस भी डेवलप हो रही हैं। ठीक है, तो यहां पर एक एग्जांपल वैसे शेयरिंग का दे रखा है तो इतना कोई सिग्निफिकेंट नहीं है फिगर। अगर ये लोड देखो लगेगा तो अब देखो इस पॉइंट पे शेयरिंग हो जाएगी। अगर यहाँ इसके दो टुकड़े हो जा रहे हैं, अगर ये पूरा होके अलग निकल जा रहा है तो क्यों होगा, ये शेयरिंग होगी। और इसी तरीके का फिनोमिना मैंने आपको बीम में भी बताया था। बीम में क्या हो रहा है, बीम में आप याद करो जब मैंने सिग्निफिकेंस ऑफ द एसएफडी बीएमडी डायग्राम, इंट्रोडक्शन टू द एसएफडी और बीएमडी डायग्राम बताया था, तब मैंने बताया था कि किसी क्रॉस सेक्शन पे आई थिंक 2 मीटर पे हमने लिया था और उस क्रॉस सेक्शन पे देखा था कि कुछ फोर्स ऊपर लग रहा है और सेम क्रॉस सेक्शन पे कुछ फोर्स नीचे की ओर लग रहा है। ठीक है, सेम क्रॉस सेक्शन पे कुछ फोर्स नीचे की ओर लग रहा है। अगर ये 10 किलो न्यूटन का फोर्स है और ये 10 किलो न्यूटन का, हमने शेयर फोर्स की वैल्यू निकाली थी, तो मैंने बताया था कि शेयर फोर्स क्या करेगा, बीम में शेयरिंग का फिनोमेना करेगा, बीम को कैंची की तरह दो टुकड़े में काटने की कोशिश करता है ये शेयर फोर्स। तो हमें तो बचाना है, हमें तो लोगों की जिंदगी बचानी है ना, सेफ डिजाइन करना है, तो हमें बेंडिंग का भी ध्यान रखना है और यह भी ध्यान रखना है कि कहीं बीम का फेलियर, बीम का ब्रेकिंग या फेलियर कह लो, फेलियर कहीं शेयरिंग की वजह से तो नहीं हो रहा है। इसलिए हम आज का ये टॉपिक पढ़ रहे हैं। इट हैज बीन ऑब्जर्व दैट
इफेक्ट ऑफ द shearing stresses as compared to the bending stress is quite negligible। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि shearing इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, उसका इफेक्ट इतना खतरनाक नहीं होता है कि भाई बीम जो है वो काम करना बंद कर देगी या बीम में बहुत ज्यादा दो टुकड़े हो जाएंगे, ऐसा जनरली होता नहीं है। लेकिन फिर भी बिल्कुल फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेते हुए या कह लो बिल्कुल सेफ डिजाइन करते हुए हमें शेयरिंग को भी कंसीडर करना पड़ता है। नॉट एज मच एज इंपॉर्टेंस बट समथिंग, बट समटाइम द शेयरिंग स्ट्रेसेस एट द सेक्शन एज्यूम मच मोर इंपॉर्टेंस इन द डिजाइन क्राइटेरिया। तो कभी कभी ऐसी सिचुएशन हो जाती है कि शेयरिंग को हम इग्नोर नहीं कर सकते और शेयरिंग के बेस पे ही डिजाइनिंग करते हैं। तो यहां पर देखो मेरा जो फोकस रहेगा वो मैं न्यूमेरिकल पे ज्यादा फोकस रहेगा, न्यूमेरिकल आने के चांसेस ज्यादा है। यहाँ पर एक दो डेरिवेशन है उसको मैं ऐसे ही समझा दूंगा और आपको ऐसे समझ में आ भी जाएंगे, ठीक है। बस आपको समझने में ज्यादा ध्यान रखना है, बाकी डेरिवेशन की तो प्रैक्टिस आप कर ही लोगे। तो एक बीम है यहाँ पर, एक कंसीडर करो आप कोई बीम है, ठीक है। इस बीम का एक न्यूट्रल एक्सिस है, न्यूट्रल एक्सिस है तो मैंने बताया था कि न्यूट्रल एक्सिस से ऊपर कई सारी लेयर है और न्यूट्रल एक्सिस से नीचे कई सारी लेयर है। अगर हम सैगिंग मान के चल रहे हैं तो ऊपर वाली लेयर जो है वो कंप्रेशन में, नीचे वाली लेयर टेंशन में। मैंने एक रैंडम एक लेयर ले ली, यहां पर मैंने एक रैंडम लेयर ले ली और उस लेयर का नाम मैंने दिया CD, ठीक है, समझ में आया आपको। उस लेयर का नाम दे दिया CD और उस लेयर की डिस्टेंस मैंने कितनी मान ली, dx। तो शुरुआत से समझो आप, ये dx मैंने एक नन्ही सी 2-3 mm की एक लेयर ले ली, उस लेयर की थिकनेस कितनी है, dy, उस लेयर की थिकनेस है dy और यहां पर इसको CD पॉइंट से, इस CD पॉइंट से लेयर को हम एज्यूम कर रहे हैं, CD पॉइंट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, राइट। नाउ dx इज द लेंथ ऑफ द बीम, क्या लिखा हुआ है, कंसीडर एलिमेंट लेंथ ऑफ द बीम dx लंबाई की एक एलिमेंट हमने कंसीडर कर लिया। हाइट ऑफ द एलिमेंट, इसकी हाइट कितनी है, dy है, हाइट ऑफ द एलिमेंट इज dy। विड्थ ऑफ द एलिमेंट इज b, स्मॉल b, विड्थ ऑफ द एलिमेंट इज स्मॉल b। अच्छा विथ यहां पर नहीं आ रही है, विथ आपको कैसे देखोगे, आप साइड में देखोगे तो उसकी विथ आएगी, देखो ऐसे आएगी इसकी विथ, यहां पर बना रखा है इस डायग्राम में, देखो dx अमाउंट है और इसकी थिकनेस कितनी है, dy, ठीक है। यहां देखो इसकी लंबाई कितनी है dx और इसकी थिकनेस कितनी है dy, ठीक है। अब विथ कितनी आ रही है, ये विथ है भाई बीम की। कुछ अगर आप बीम को इमेजिन कर रहे हो, आई होप ये समझ गए होगे आप, बीम को आप इमेजिन कर रहे हो तो इस तरीके से आप इमेजिन कर सकते हो ना बीम को, है ना। इस बीम को इस तरीके से इमेजिन कर सकते हो। बीम की लेंथ कितनी है L और लेट अस से अगर इसकी हाइट है H और विड्थ है V, यही करते आ रहे हैं ना अभी तक। ये न्यूट्रल एक्सिस से अगर ये पास हो रहा है इस तरीके से, न्यूट्रल एक्सिस से पास हो रहा है तो 1/12 BD क्यूब, ऐसे ही कर रहे थे ना, 1/12 BD क्यूब। तो यहां पर आप समझ पा रहे हो, यहां पर आप ये समझ पा रहे हो कि जो B है आपका, B ये आपका इस ब्लैक बोर्ड के परपेंडिकुलर जा रहा है, B जो है Z डायरेक्शन में जा रहा है। तो लेट अस से B इज द विड्थ ऑफ द एलिमेंट। इस छोटी सी जो नन्ना मुन्ना सा छोटा सा हमने एलिमेंट लिया है, उस एलिमेंट की डायमेंशन आई होप आपको क्लियर हो गई। इस डायग्राम में देख लो, ये छोटा सा स्लाइस हमने वो लेयर का निकाल के अलग बना दिया है, इसको जूम करके दिखा दिया है तो आपको ये समझ में आ रहा होगा। इस लेयर का जो कि कितनी दूरी पे है, लेट अस से ये न्यूट्रल एक्सिस है, दिस इज अवर न्यूट्रल एक्सिस और ये लेयर मैंने मान ली y दूरी पे है। कितनी दूरी पे है, ये y दूरी पे है न्यूट्रल एक्सिस से। इस लेयर को इस हिस्से से निकाल के यहां पर जूम करके दिखा दिया है। तो इस पूरी लेयर की थिकनेस पता चल गई हमें कितनी है dy, लंबाई पता चल गई कितनी है dx और विड्थ पता चल गई स्मॉल b। अभी बाकी सब चीजों को इग्नोर कर दो, बाकी सब चीजों को आप इग्नोर कर दो, ठीक है। वो 1 by 1 मैं आपको बताऊंगा। वही चीज देखो साइड से देखोगे तो इसकी विड्थ आ जाएगी विथ स्मॉल b और y दूरी पे कितनी इसकी थिकनेस है dy। नाउ m इज द मोमेंट एक्टिंग एट द सेक्शन AA। अच्छा यहां पर आप सोचो, जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया था, जब इंट्रोडक्शन दिया था तो कुछ एक किसी पर्टिकुलर हाइट पे, तो इंट्रोडक्शन यहां पर मैं थोड़ा बताता हूं आप लोगों को। जो इंट्रोडक्शन दिया था मैंने आपको बताया था किसी क्रॉस सेक्शन पे हमने निकाला था इस बीम में
मूवमेंट निकाला था ना, मूवमेंट क्लॉकवाइज निकाला था, एंटी क्लॉकवाइज निकाला था। देखो अगर मूवमेंट अगर क्लॉकवाइज आ रहा है 48, तो किसी उस पर्टिकुलर सेक्शन पे 48 ही आएगा, 48 किलो न्यूटन इंटू मीटर। लेकिन मैं कुछ दूरी पे लूंगा, अगर मैं मूवमेंट अगर कुछ दूरी पे ले रहा हूं, एक क्रॉस सेक्शन अगर ऐसे ले रहा हूं, अगर यहां पर अगर मूवमेंट 48 होगा तो यहां पर कितना होगा 48.001 किलो न्यूटन इंटू मीटर। इस तरीके से समझ लो आप, इस तरीके से याद रख लो कि अब ऐसे भी ये बात वैसे इतना इतना अगर मैं ना समझाऊं तो वैसे भी आपको समझ में आ जाएगा। जब आप बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम बनाते हो, बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम बनाते हो, अगर 6 मीटर की लेंथ की अगर बीम है तो आप 5 मीटर पे, और आप x इज इक्वल टू 3 मीटर पे और x इज इक्वल टू 3.5 मीटर पे अगर आप एग्जामिन करोगे तो मूवमेंट की वैल्यू अलग अलग होगी। एक जगह अगर मूवमेंट आ रहा है 48 किलो न्यूटन इंटू मीटर, तो दूसरी जगह हो सकता है 50 आ जाएगा। तो वो वेरिएशन आप बनाते हो, बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम में बनाते हो कि किसी अलग अलग दो पॉइंट्स पे मूवमेंट वेरी करता है, बस वही चीज है यहाँ पर। अगर इस एलिमेंट पे मैंने मान लिया इस इधर AC की साइड m इज द मूवमेंट एक्टिंग एट द सेक्शन AA की साइड A ये वाला सेक्शन हो गया। इस साइड अगर m मूवमेंट एक्ट कर रहा है, इस साइड अगर m मूवमेंट एक्ट कर रहा है तो B की साइड कितना m से थोड़ा सा ज्यादा मान लिया, है ना, m से थोड़ा कम भी हो सकता है। दैट डिपेंड ऑन बेंडिंग मोमेंट डायग्राम किस तरीके से साइन कन्वेंशन से। यहां पर फॉर द सेक ऑफ डेरिवेशन हमने मान लिया कि इस AA सेक्शन पे अगर मूवमेंट m ऐड कर रहा है तो इस BB सेक्शन पे मूवमेंट m प्लस dm थोड़ा सा ज्यादा। एक जगह 50 है तो 50 से थोड़ा ज्यादा 50.01 50.02 इस तरीके का मूवमेंट एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, तो वही यहां पर लिखा है m प्लस dm इज द मूवमेंट एक्टिंग एट द सेक्शन BB। लेट CD इज द फाइबर एट अ डिस्टेंस y फ्रॉम द, ये मैंने बता दिया CD एक फाइबर है जो कि y दूरी से दूरी पे न्यूट्रल एक्सिस से। बेंडिंग स्ट्रेसेस, अब बेंडिंग स्ट्रेसेस का फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा बाई y इज इक्वल टू m बाई i, तो सिग्मा क्या हो जाएगा m बाई i इंटू y। बेंडिंग स्ट्रेसेस एट द लेफ्ट ऑफ द साइड, लेफ्ट साइड, आप इस एलिमेंट की बात करो, इस एलिमेंट की बात करो तो इसके लेफ्ट हैंड साइड और इसके राइट हैंड साइड कितना बेंडिंग मोमेंट एक्ट कर रहा है, इसके लेफ्ट हैंड साइड तो बेंडिंग मोमेंट एक्ट कर रहा है सिग्मा बाई वाई, सिग्मा बाई वाई सॉरी सिग्मा बाई वाई इज इक्वल टू एम बाई आई इंटू वाई, और इसके राइट हैंड साइड कितना कर रहे हैं सिग्मा इज इक्वल टू थोड़ा सा ज्यादा है मूवमेंट तो m प्लस डी एम बाई आई इंटू वाई इतना कर रहे हैं ना। देखो इसके लेफ्ट हैंड कितना कर रहा है सिग्मा m बाई आई इंटू वाई, और इसके राइट हैंड साइड पे कितना सिग्मा एक्ट कर रहा है m प्लस डी एम अपॉन आई इंटू डी वाई। अब यहां पर आप देख पा रहे हो कि सर ये तो आपने कुछ अलग लिखा है, ये मैंने मूवमेंट नहीं, ये मैंने बेंडिंग स्ट्रेस नहीं लिखा है, ये फोर्स है। अगर मैं फोर्स की बात करूंगा तो फोर्स होता है स्ट्रेस इंटू एरिया, फोर्स इज स्ट्रेस इंटू एरिया। ठीक है, स्ट्रेस इंटू एरिया। तो अगर बताओ इस एलिमेंट के एरिया की मैं बात करूं, इस एलिमेंट के एरिया की बात करूं, एरिया कितना हो जाएगा, विड्थ कितनी भी, ये रेक्टेंगल बन रहा है ना, विड्थ कितनी है b और इसकी हाइट कितनी है dy, द हाइट ऑफ दिस एलिमेंट इज dy, दिस इज नथिंग बट dy। ये जो छुटकी सी ये हाइट नजर आ रही है दिस इज dy। ठीक है, तो एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज b इंटू डी वाई, तो यहां पर आप देखो b इंटू डी वाई से मल्टीप्लाई किया है और यहां भी b इंटू डी वाई से मल्टीप्लाई किया है, बस और कुछ नहीं किया है। तो यहां पर हम क्या निकाल रहे हैं, इस छोटे से लेयर पे, लेयर जिसकी डायमेंशन आई होप आपको समझ में आ गई है, इसकी लंबाई है dx और ऊंचाई है dy और चौड़ाई है b, विड्थ है b। इस पर लगने वाले फोर्सेस की हम चर्चा कर रहे हैं, इसके लेफ्ट हैंड साइड कितना फोर्स लग रहा है और इसके राइट हैंड साइड कितना फोर्स लग रहा है। फोर्स होता क्या है, स्ट्रेसेस इनटू एरिया। स्ट्रेस कितनी एक्ट कर रही है लेफ्ट हैंड साइड m बाई आई इंटू वाई, राइट हैंड साइड थोड़ी सी ज्यादा स्ट्रेस से डेवलप हो रही है, उसको एरिया से मल्टीप्लाई कर दिया तो इट बिकम फोर्स, द फोर्स ऑन द एलिमेंट। देखो समझो यही बात यहां पर लिखी गई है, द फोर्स ऑन द एलिमेंट ऑन द LHS साइड, ये मैंने बता दी। ये तो हो गया स्ट्रेस और ये हो गया एरिया, स्ट्रेस इंटू एरिया तो वही लिखा हुआ है m बाई आई इंटू वाई इंटू डी वाई। ठीक है, सिमिलरली द फोर्स ऑन द एलिमेंट ऑन द राइट हैंड साइड, RHS साइड पे देखोगे तो m बाई आई इंटू वाई और एरिया से मल्टीप्लाई कर दिया, बेंडिंग स्ट्रेसेस इंटू एरिया, दैट बिकम
फोर्स ऑन द राइट हैंड साइड। अब क्योंकि आप सोचो अगर फोर्स अगर ऐसे लग रहा है किसी एलिमेंट पे, अगर ये फोर्स लग रहा है 50 न्यूटन का, है ना, और ये फोर्स लग रहा है अगर 48 न्यूटन का, तो नेट फोर्स कितना लग रहा है, राइट हैंड साइड पे लग रहा है ना। नेट फोर्स अनबैलेंस फोर्स कितना लग रहा है राइट हैंड साइड पे, 50 माइनस 48, ये तो कोई बच्चा भी बता देगा। ठीक है, तो उसी तरीके से आप देख पा रहे हो कि यहां पर ये वाला जो फोर्स है ये थोड़ा सा ज्यादा है ना, और ये वाला फोर्स थोड़ा सा कम है इसके कंपैरिजन में। तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा, नेट फोर्स या अनबैलेंस फोर्स एक्टिंग टुवर्ड्स द राइट ऑफ द एलिमेंट। ठीक है, तो इसको खोल दो आप, इसको ओपन कर दो, यानी इक्वेशन नंबर 2 में से इक्वेशन नंबर 1 को माइनस कर देंगे। इक्वेशन नंबर 2 में से, इसको मैंने इक्वेशन नंबर 2 मान लिया, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लिया। इक्वेशन नंबर 2 में से इक्वेशन नंबर 1 को माइनस कर लेंगे। इक्वेशन नंबर 2 क्या है, m प्लस डी, इसको ओपन करेंगे तो m बाई आई इंटू वाई, m बाई आई इंटू वाई इंटू बी इंटू डी वाई, डीएम इंटू डीएम अपॉन आई, इसको ओपन कर लिया हमने, है ना, इसको ओपन कर लिया प्लस साइन के साथ, ये ओपन कर लिया और माइनस इससे कर दिया, तो ये वाली टर्म और ये वाली टर्म कट गई, कैंसिल आउट हो गई। क्या बचा, डीएम अपॉन आई वाई इंटू बी इंटू डी वाई, डीएम अपॉन आई वाई इंटू बी इंटू डी वाई। ठीक है, आई होप यहां तक क्लियर हो गया। थोड़ा सा मुश्किल है डेरिवेशन, लेकिन समझोगे तो आराम से समझ में आ जाएगा। अब हमने तो एक लेयर कंसीडर करी, ऐसी बहुत सारी लेयर होंगी। अभी तो मैंने केवल एक लेयर वाई डिस्टेंस पे एक लेयर कंसीडर करी, इस तरीके से एक लेयर यहां भी होगी, एक लेयर यहां भी होगी, एक लेयर यहां भी होगी, ऐसे बहुत सारी मल्टीपल लेयर होंगी, है ना। अगर मैं y से ऊपर सारी लेयर की बात करूं तो कितना कितना इसमें अनबैलेंस फोर्स कितना प्रेजेंट होगा, तो मैं इंटीग्रेट कर दूं y को, कहां से, y से लेकर yt, यहां ये देख पा रहे हो ये क्या है, yt लिखा हुआ है, दिस इज yt। ठीक है, y से लेकर ये डिस्टेंस, दिस डिस्टेंस इज yt, तो यहां से लेकर y से लेकर yt तक अगर मैं टोटल इंटीग्रेट कर दूं इसे, तो टोटल अनबैलेंस फोर्स आ जाएगा y से ऊंचाई पे, इससे ऊपर कितना अनबैलेंस फोर्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो ये निकल आएगा द अनबैलेंस फोर्स अबव द CD, CD से ऊपर टोटल अनबैलेंस फोर्स कितना एग्जिस्ट कर रहा है, y से लेकर yt तक आप इंटीग्रेट कर दो, जो टर्म आ रही है आपकी dm अपॉन i y इंटू बी इंटू डी वाई, लेट अस से दिस इज इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, अच्छा ये चीज किससे बैलेंस हो रही है, ये जो फोर्स आप देख पा रहे हो, अच्छा फोर्स का नेचर भी आपको समझ में आ रहा होगा। ये जो नेचर हम देख रहे हैं फोर्स का, कुछ कुछ फीलिंग आ रही होगी कि टेंजेंशियल टाइप का है, शेयरिंग टाइप का फोर्स लग रहा है ना। ऑलरेडी भाई शेयर फोर्स तो लग रहा है ना, शेयर फोर्स कैसे लग रहा है, शेयर फोर्स ऐसे टेंजेंशियल लग रहा है। यहाँ पर ये टाउ जो दे रखा है ये शेयर स्ट्रेसेस है। शेयर स्ट्रेसेस किसकी वजह से डेवलप हो रही है, शेयर फोर्स से डेवलप हो, शेयर फोर्स की वजह से, मतलब कहीं ना कहीं शेयर फोर्स भी लग रहा है ना। और शेयर फोर्स की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, टाउ इनटू एरिया, लेट अस से टाउ इज द शेयर स्ट्रेसेस एक्टिंग इन द लेयर। अगर हम लेयर नंबर CD की बात कर रहे हैं उसमें टाउ शेयर स्ट्रेसेस डेवलप हो रही है, तो फोर्स कितना लग रहा है, शेयर फोर्स कितना लग रहा है, शेयर स्ट्रेसेस इनटू एरिया, फोर्स कितना होता है, स्ट्रेस इनटू एरिया। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, देखो बहुत इंपॉर्टेंट लाइन पढ़ो, दिस हॉरिजॉन्टल फोर्स इज रजिस्टर्ड बाय द शेयरिंग स्ट्रेसेस, शेयरिंग स्ट्रेसेस एक्टिंग या शेयरिंग फोर्स होना चाहिए था, हॉरिजॉन्टल फोर्स इज रजिस्टर्ड बाय द शेयरिंग स्ट्रेसेस एक्टिंग। या एक ही बात है, देखो स्ट्रेस डेवलप हो रहा है तो वो हॉरिजॉन्टल फोर्स को रजिस्ट कर रहा है ऑन द प्लेन एट द CD, लेट टाउ इज द शेयरिंग स्ट्रेसेस, तो शेयर फोर्स कितना हो जाएगा, शेयर फोर्स, देखो शेयरिंग फोर्स अगर शेयरिंग फोर्स किसके बराबर हो जाएगा, टाउ इनटू एरिया। अब एरिया निकालते समय गलती मत करना, यहां पर तो एरिया हम क्या ले रहे थे, देखो यहां तो फोर्स लग रहा था, किस रेक्टेंगल पे लग रहा था, फोर्स किस रेक्टेंगल पे लग रहा था, इस रेक्टेंगल पे लग रहा था, है ना। तो इस रेक्टेंगल का एरिया हमने ले लिया था, इस रेक्टेंगल का b इंटू डी वाई ले लिया था, इस रेक्टेंगल का एरिया ले लिया था हमने b इंटू डी वाई। लेकिन अब मैं शेयर फोर्स की बात कर रहा हूं, तो शेयर फोर्स के केस में इस रेक्टेंगल का एरिया कंसीडर करोगे ना आप, शेयर स्ट्रेस इनटू एरिया ना, एरिया ऑफ दिस अपर रेक्टेंगल का एरिया कितना हो गया, विड्थ, b इज द विड्थ एंड dx इज द लेंथ। ठीक है, तो b इंटू दिस इज इक्वल टू b इंटू यहां पर आ जाएगा b इंटू डी एक्स, टाउ इज इक्वल टू b इंटू डी एक्स,
और ये किससे बैलेंस हो रहा है? जो अनबैलेंस फोर्स है y इज इक्वल टू y से लेकर yt तक ये अनबैलेंस फोर्स से हो रहा है dm अपॉन i y इंटू बी इंटू डी वाई। ठीक है, तो टाउ इज इक्वल टू, अब इसको सॉल्व कर लेंगे। अच्छा, सॉल्व करते समय ध्यान रखना इस b से b को कैंसिल मत करना। अब जब इसकी डेरिवेशन की आप प्रैक्टिस भी कर लेना, ये b से b कैंसिल नहीं होगा। मैंने ये b इंटू डी एक्स नीचे चला गया, b इंटू डी एक्स नीचे चला गया, dm ये बाहर आ गया है ना, ये कांस्टेंट है i, ये भी बाहर आ गया। तो बचा कितना अंदर, इंटीग्रेशन के अंदर कितना बचा, a इंटू बाई। अब एरिया क्या हो जाएगा, ये बाई इंटू बी क्या हो गया, v इंटू दिस b इंटू डी वाई इज नथिंग बट एरिया ऑफ द एलिमेंट। ठीक है, दिस इज नथिंग बट द एरिया ऑफ द एलिमेंट। तो b इंटू बाई ए इंटू बाई, इंटीग्रेशन किसका करा, y इंटू वाई टी से a इंटू वाई का इंटीग्रेशन कर दिया। अब यहां पर इंटीग्रेशन करने के लिए एक ये समस्या है कि इसको आगे क्या लिखे। तो इस समस्या का समाधान करने के लिए जिसने भी डेरिवेशन बनाया उसने इस नया टर्म को नाम दे दिया, इसको नाम दे दिया a इंटू वाई बार का। इसको सिंप्लीफाई करके लिख दिया a इंटू वाई बार। बस ये अगर आज के लेक्चर में a इंटू वाई बार अगर आप समझ गए तो सारे न्यूमेरिकल हो जाएंगे, सारे आगे के डेरिवेशन भी हो जाएंगे। बस आपको ये समझना है कि भाई साहब a इंटू वाई बार किस है, क्या ये a इंटू वाई बार। तो यहां तक तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इंटीग्रेशन अगर हम करेंगे y से लेकर वाई टी a इंटू वाई का, तो आएगी टर्म a इंटू वाई बार। व्हाट इज a इंटू वाई बार? a इंटू वाई बार इज द मोमेंट ऑफ एरिया above the section under the consideration above the neutral axis। तो आपने एरिया का मूवमेंट पढ़ रखा है। एरिया का अगर मुझे कोई एरिया का अगर मूवमेंट लेना है, ठीक है, एरिया का मूवमेंट मुझे इस एक्सिस के अबाउट लेना है, तो क्या मैं एरिया का मूवमेंट ले सकता हूं? भाई एरिया का दो बार मूवमेंट लेते हैं तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ रखा है भाई, एरिया का मूवमेंट लेते थे ना। तो एरिया का मूवमेंट ही लेना है, इस एरिया का मूवमेंट लेना है इस पर्टिकुलर एक्सिस के अबाउट, जो कि जनरली न्यूट्रल एक्सिस ही होगी आपकी। न्यूमेरिकल की अगर बात करें उसका एरिया लेंगे तो यहां से लेकर इसकी आधी ये डिस्टेंस है, हम मल्टीप्लाई कर देंगे इस एरिया को। अभी इसको मैं एक एग्जांपल करके दिखाऊंगा तो समझ में आ जाएगा। तो जब ये वाली टर्म एस ए वाई बार, इसको ए वाई बार से रिप्लेस करेंगे। अच्छा, ये आपने अगर रिवीजन कर रखा होगा, अगर आपने आई होप जो सर ने पढ़ा रखा है आपको एसएफडी बीएमडी, तो आपको याद होगा the rate of change in bending moment is called shear force। ठीक है, एक रिलेशन आपने पढ़ा होगा dm अपॉन dx, dm अपॉन dx इज नथिंग बट shear force। तो shear force को यहां पर s से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और इसको लिख दिया a इंटू वाई बार, और i और b एज इट इज चले आ रहे हैं, तो i और b यहां पर एज इट इज चले आ रहे हैं। तो ये फॉर्मूला आप याद करो, बहुत ही सिंपल है। देखो इस फॉर्मूले को समझ लो, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे आपके। इस फॉर्मूले को समझना है, शियर स्ट्रेसेस इन द बीम इज इक्वल टू एस ए वाई बार अपॉन आई बी, वेयर एस इज द शियर फोर्स। शियर फोर्स आप एसएफडी डायग्राम से देखोगे, या आप एसएफडी डायग्राम अगर नहीं भी बनाओगे तो मैक्सिमम शियर फोर्स आपको पता होना चाहिए, एटलीस्ट स्टैंडर्ड केसेस में आपको पता होना चाहिए। तो वही शियर फोर्स की वैल्यू आप यहां पर लगाओगे। ठीक है, अगर क्वेश्चन में दे रखी है तो बल्ले बल्ले, क्वेश्चन में नहीं दे रखी है तो थोड़ा सा दिमाग लगा के आपको एसएफडी डायग्राम बनाना पड़ेगा, या आपको शियर फोर्स की कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। अच्छा, ए और वाई बार कभी भी अलग अलग कैलकुलेट नहीं होंगे, ये एक साथ ही कैलकुलेट होंगे। मूवमेंट ऑफ द एरिया, एरिया का मूवमेंट, जो भी सेक्शन आपका अंडर कंसिडरेशन है उसका मूवमेंट न्यूट्रल एक्सिस से ले लेंगे। आई इज द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, रेक्टेंगल है तो 1/12 BD क्यूब, अगर स्क्वायर है और अगर आपका सर्किल है तो π/64 इंटू डी की पावर 4। व्हाट इज द बी? बी इज द थिकनेस ऑफ द सेक्शन, है ना। जो भी आप एरिया ले रहा हो उसका जो थिकनेस है, जो आपकी थिकनेस है उसको हम ले लेंगे बी के बराबर। ठीक है, चलो यहां पर एक चीज मैं आपको बता देता हूं, ए वाई बार में आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा तो एक एग्जांपल लेके समझा देता हूं। लेट अस से कोई एक रेक्टेंगल है, इस रेक्टेंगल का क्रॉस सेक्शन हम ले लेते हैं, लेट अस से 150 इंटू 50। ठीक है, लेट अस से दिस इज न्यूट्रल एक्सिस एंड ए, दिस इज न्यूट्रल एक्सिस एंड वी वांट टू कैलकुलेट टोटल डिस्टेंस। आपको मालूम है ये डिस्टेंस, आपको मालूम है ये डिस्टेंस, आपको मालूम है 200। ठीक है, वी वांट टू कैलकुलेट मूवमेंट ऑफ दिस एरिया, मूवमेंट ऑफ दिस एरिया मुझे ए वाई बार अगर कैलकुलेट करना है, मूवमेंट ऑफ दिस एरिया, मूवमेंट ऑफ
दिस एरिया अबाउट न्यूट्रल एक्सिस, न्यूट्रल एक्सिस, ठीक है। तो एरिया कितना हो जाएगा 150 इंटू 50 इज द एरिया, ठीक है। यहां पर आपको यह बात ध्यान रखनी है कि जब आप वाई बार की कैलकुलेशन करोगे तो बीच में से करोगे, बस इस बात को ध्यान रख लो, ये वाई बार होगा, वाई बार इज द मिडिल, जो भी क्रॉस सेक्शन है उसके मिडिल से वाई बार की कैलकुलेशन करोगे तो कितना आ जाएगा भाई वाई बार, वाई बार की वैल्यू कितनी आ जाएगी बताओ, यहां से कैलकुलेट बताओ, ये तो पूरा है 200, 250 का आधा कितना हो गया 25, है ना। तो यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 200 में से 25 माइनस हो गया, ठीक है। तो ये बस यहां से निकल आएगा, इसको कैलकुलेट कर लेना 150 इंटू 50, ये तो एरिया हो गया, और वाई बार आ जाएगा 175। तो जो भी आपका आंसर आएगा उसको डायरेक्टली इस तरीके से आपको हर क्वेश्चन में करना पड़ेगा, ए वाई बार की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, ए वाई बार की वैल्यू जो भी आएगी डायरेक्ट इस फॉर्मूले में रख दिया जाएगा। तो एक एक करके पहले एक रेक्टेंगल सेक्शन का देख लेते हैं। अच्छा, डेरिवेशन मैंने यहां पर कर दिए, जल्दी से मैं समझा देता हूं और बहुत जल्दी से आपको समझ में आ जाएंगे, मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ में भी आ जाएंगे, ठीक है। एक कंसेप्ट वही रहेगा, वाई बार आप ध्यान में रखो, वाई बार क्या है, एक रेक्टेंगल है, जल्दी से समझो, एक रेक्टेंगल है, एक रेक्टेंगल है जिसकी विड्थ कितनी दे रखी है बी और हाइट कितनी दे रखी है डी, डी इज द डेप्थ और हाइट ऑफ द रेक्टेंगल, दिस इज द पोजीशन ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। न्यूट्रल एक्सिस से मैंने एक रैंडम एरिया लिया है, दिस एरिया, है ना। इस एरिया का इस मैं शेयरिंग स्ट्रेसेस निकालना चाह रहा हूं कि रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन में क्या होता है, तो एक कॉमन सी इक्वेशन निकालना चाहता हूं, उस इक्वेशन से उस इक्वेशन को बदल बदल के y की वैल्यू लेट अस से एट अ डिस्टेंस y, एक एरिया एलिमेंट लिया है, ये जो मैंने हैशिंग करके दिखा दिया, ठीक है। तो सबसे पहले जब मैं फार्मूला लगाऊंगा, फार्मूले में फार्मूला क्या हो जाएगा एस ए वाई बार अपॉन आई इंटू बी, आई निकाल लगाने में कोई दिक्कत नहीं है, बी लगाने में कोई दिक्कत नहीं है, एस क्वेश्चन में गिवन होगा वो भी कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत बस ए वाई बार की है, ए वाई बार की दिक्कत है। तो यहां पर वाई बार कितना हो जाएगा, वाई बार इस क्रॉस सेक्शन के मिडिल में, मिडिल से ये जो डिस्टेंस हम कैलकुलेट कर रहे हैं दिस इज वाई बार। अब थोड़ा सा ज्योमेट्री लगाते हैं, अगर टोटल डेप्थ कितनी है डी, टोटल डेप्थ है डी, तो आधी कितनी हो गई डी बाई टू, डी बाई टू, ठीक है, आधी कितनी हो गई डी बाई टू और डी बाई टू। अगर मैं बात करूं यहां से लेकर ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ये डिस्टेंस कितनी होगी डी बाई टू माइनस वाई बार, ठीक है। नहीं, मुझे ये डिस्टेंस निकालनी है, आई एम सॉरी, मुझे ये वाई बार निकालनी है, वाई बार निकालनी है तो क्या हो जाएगी, लेट अस से एट अ डिस्टेंस, देखो यहां पर देखो क्या लिखा है डी बाई टू माइनस वाई, अच्छा ये वाई दे रखा है हमें, डी बाई टू माइनस वाई, तो इसकी थिकनेस निकल आई डी बाई टू माइनस वाई, इसकी थिकनेस निकल आई, इसका मुझे पहले एरिया निकालना है ना, एरिया इंटू बी इज द विड्थ, समझ में आ गया, नहीं समझ में आया देखो फिर तो समझो, आई वांट टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ दिस एलिमेंट, एरिया ऑफ दिस एलिमेंट मैंने y दूरी पे ये एरिया माना है न्यूट्रल एक्सिस से, ठीक है। तो एरिया क्या होता है, रेक्टेंगल का एरिया होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, तो चौड़ाई तो मुझे पता है, इसकी लंबाई और निकाल दो, तो लंबाई निकालने के लिए मैं क्या करूंगा डी बाई टू माइनस वाई, डी बाई टू माइनस वाई जब करूंगा तो ये लंबाई आ जाएगी, तो डी बाई टू माइनस वाई इंटू बी इज नथिंग बट द एरिया एट अ डिस्टेंस वाई फ्रॉम द न्यूट्रल एक्सिस, तो एरिया इसके ऊपर निकल आया। अच्छा वाई बार निकालना है, वाई बार अगर मुझे, मैं ये डिस्टेंस तो पता चल गया, उसका आधा कर दो, है ना। अगर मुझे वाई बार निकालना है तो ये डिस्टेंस तो मुझे पता चल गई, उसका आधा कर दो और वाई में प्लस कर दो, तो ये डिस्टेंस हमने निकाली, इसकी मतलब जो एरिया अंडर द कंसिडरेशन है, एरिया अंडर कंसिडरेशन उसकी हाइट निकाली डी बाई टू माइनस वाई, डी बाई टू माइनस वाई, इसको आधा कर दो और वाई में प्लस कर दो, तभी तो वाई बार आएगा। वाई बार क्या होगा, वाई में कितना जोड़ना है मुझे, इतना जोड़ना है, और मैंने पूरा इसकी जब लंबाई निकाल ली, इसकी टोटल डेप्थ निकाल ली एरिया की, तो डेप्थ
का आधा कर देता हूं, ठीक है। तो डी बाई टू माइनस बाई अपॉन टू, एक बार टू इधर चला गया, एक बार टू इधर चल गया, वाई प्लस डी बाई फोर माइनस वाई बाई टू, वाई माइनस वाई बाई टू कितना हो गया, वाई माइनस वाई बाई टू, ये समझ गया ना, समझ जाओगे आप लोग। वाई माइनस वाई बाई टू इज इक्वल टू वाई बाई टू, वाई बाई टू प्लस डी बाई फोर, तो वाई बाई टू अगर मैं वन बाई टू कॉमन ले लूंगा तो क्या हो जाएगा, डी बाई टू प्लस वाई, तो डी बाई टू प्लस वाई इज कॉल्ड वाई। अब मुझे तो मोमेंट ऑफ एरिया निकालना है ना, ए बाई बार, ए भी निकाल लिया, बाई बार भी निकाल लिया, मल्टीप्लाई कर दो, खत्म हो गया। और डेरिवेशन में कोई इतना कॉम्प्लिकेटेड डेरिवेशन नहीं है कि जिसमें हमें इंटीग्रेशन वगैरह कुछ नहीं पढ़ना है। हर डेरिवेशन में दो ही डेरिवेशन कराऊंगा, ज्यादा नहीं कराऊंगा, क्योंकि आज तक आए नहीं है एग्जाम में, फिर भी मैंने यहाँ पर आपको कर दिया, क्योंकि बुक में दे रखे होते हैं, बच्चा पूछता है, तो मैंने यहाँ पर कर दिया है डेरिवेशन है। इसमें ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए डेरिवेशन को आप प्रिपेयर कर लेना। तो डेरिवेशन में कोई ऐसा टिपिकल इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन कुछ नहीं करना है, ये वाला फार्मूला लगाना है, और इस फार्मूले को लगाते समय भी बस एरिया और वाई बार की कैलकुलेशन में थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, बाकी बहुत ही आसान है, ठीक है। तो ये वाला आसान है, रेक्टेंगल वाला आसान है, ए इंटू वाई बार, ए इंटू वाई बार, एस तो देखो कांस्टेंट ही रहेगा, शेयर फोर्स तो अलग ही है, तो डी बाई टू, ए की वैल्यू डी बाई टू माइनस बाई इंटू वी, और ये हो जाएगी आपकी वाई बार हो जाएगी वन बाई टू डी बाई टू प्लस वाई, ठीक है, अपॉन आई की वैल्यू वन बाई ट्वेल्व बी डी क्यूब, रेक्टेंगल का क्रॉस सेक्शन है, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा वन बाई ट्वेल्व बी डी क्यूब इंटू बी, बी यहां से आ गया, बी यहां पर फॉर्मूले में है ना बी, तो एक बी और आ गया, तो बी से बी कैंसिल हो गया। अब बताओ ए माइनस बी और ए प्लस बी, ए माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया। तो इसको सिंपल कर लेंगे, दो से दो कैंसिल हो जाएगा, छह ऊपर चला जाएगा, सिक्स एस अपॉन बी डी क्यूब यहां पर बचेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, डी स्क्वायर बाई फोर माइनस बाई स्क्वायर। तो ये कॉमन इक्वेशन आ गई, ये शेयर स्ट्रेसेस की कॉमन सी इक्वेशन आ गई। अब इस इक्वेशन में ध्यान दो, जब मैं y की वैल्यू डी बाई टू रखूंगा तो शेयर स्ट्रेस जीरो हो जाएगा, और y की वैल्यू डी बाई टू कब है, टॉप लेयर पे, इस बात को बहुत ध्यान से समझो, y की वैल्यू टॉप लेयर पे डी बाई टू के बराबर है, तो जब मैं y की वैल्यू डी बाई टू रख रहा हूं तो शेयर स्ट्रेस जीरो हो जा रहा है। जब मैं y की वैल्यू माइनस डी बाई टू रख रहा हूं, इसका मतलब लोअर फाइबर की बात कर रहा हूं। देखो बेंडिंग में भी हमने ऐसे ही करा था ना, बार बार ही हम अपर फाइबर और लोअर फाइबर की बात कर रहे थे, बेंडिंग में अपर फाइबर और लोअर फाइबर की बात कर रहे थे, तो यहां भी पहले अपर फाइबर और लोअर फाइबर पे चेक कर लेते हैं, फिर न्यूट्रल एक्सिस पे चेक कर लेंगे। अपर फाइबर पे टाउ की वैल्यू जीरो हो गई, लोअर फाइबर पे टाउ की वैल्यू जीरो हो गई, रख के देख लो आप, माइनस डी बाई टू रख के देख लो, ठीक है। तो मैक्सिमम कहां पर होगी, तो हमें कुछ को समझ में आने लगा कि मैक्सिमम तब होगी जब y की वैल्यू जीरो होगी। जब y की वैल्यू जीरो कहां होगी, न्यूट्रल एक्सिस पे होगी, तो y की वैल्यू जब जीरो होगी तो टाउ की वैल्यू टाउ मैक्स हो जाएगी, ठीक है। तो टाउ की वैल्यू टाउ मैक्स 6s अपॉन, ये आंसर आ गया, टाउ मैक्स इज इक्वल टू 6s, वेयर s इज द शियर फोर्स, जो कि एसएफडी डायग्राम से आपको पता चलेगा। b और d आपको पता होगा, dv की वैल्यू भी पता होगी, इसको और सिंपल कर सकते हो, इसको और ज्यादा आगे सिंपलीफाई कर सकते हो। तो यहां पर एक टर्म आती है, यहां पर एक टर्म आती है टाउ मीन, टाउ मैक्स तो यहां से निकल रहा है, व्हेन y इज इक्वल टू 0 यू आर गेटिंग टाउ मैक्स। तो यहां पर एक टर्म आती है टाउ मीन, मीन टाउ क्या होता है, दिस इज इक्वल टू, देखो स्ट्रेसेस क्या होते हैं, फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स इज नथिंग बट एस, और एरिया क्या है, इस पूरे रेक्टेंगल का एरिया क्या है, बी इंटू डी। तो यहां पर जो टाउ मीन होता है, जो मीन शेयरिंग स्ट्रेसेस होती हैं, वो फोर्स अपॉन एरिया से आ जाती हैं। फोर्स होता है, फोर्स इज एस एंड एरिया इज बी इंटू डी, बस इस बात को याद रखो। तो टाउ मैक्स का फॉर्मूला तो यही है, टाउ मैक्स का तो फॉर्मूला इतना ही निकला, लेकिन टाउ मैक्स तो ये क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है, prove that in a rectangular cross section tau max is equal to 1.2 into tau mean, ठीक है। tau max is equal to 1.2 into tau mean, तो 1.5 आया कैसे, देखो यहां पर आप सॉल्व करोगे, 4 की टेबल इसमें पढ़ोगे तो 1.5 आ जाएगा, ठीक है। 4 की टेबल जब इसमें पढ़ोगे तो 1.5 आ जाएगा, और यहां से डी स्क्वायर से ये कट जाएगा, बचेगा केवल डी, तो 1.5 s अपॉन बी डी, उसको सॉल्व किया, पीछे वाली टर्म को सॉल्व कर लिया, और s अपॉन बी डी में बता रहा हूं क्या होता है, टाउ मीन होता है। तो यहां से ये प्रूफ करने को आ जाता है, एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन है BD, तो टाउ मीन फोर्स अपॉन एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन। आई होप ये समझ में आ गया होगा। This expression tau max is equal to 1.5 into tau mean, where tau mean is equal to shear force upon area of the
एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। तो एक छोटा सा क्वेश्चन, क्योंकि ज्यादा इसमें दिमाग लगाना नहीं है तो जल्दी से मैंने इसे सॉल्व भी कर दिया है। अ वुडन बीम ऑफ 100 मीटर वाइड, 100 mm वाइड एंड 250 mm 250 mm डीप। तो एक क्रॉस सेक्शन दे रखा है बीम का क्रॉस सेक्शन दे रखा है 250 इंटू 100। और बीम कैसी दे रखी है, एक सिंपली सपोर्टेड बीम है जिसपे यूडीएल लग रहा है। कितना लग रहा है, 40 किलो न्यूटन पर मीटर। ये जो यूडीएल लग रहा है 40 किलो न्यूटन पर मीटर का यूडीएल लग रहा है। अब बताओ ये कौन सा केस है आपका, ये केस हमने देख रखा है। इस केस का जब एसएफडी डायग्राम बनाओगे, यहां पर मैंने बना रखा है, आप रिवीजन कर लेना। एसएफडी जब डायग्राम बनाओगे तो आप देखोगे मैक्सिमम शियरिंग स्ट्रेस, सॉरी मैक्सिमम शियर फोर्स कहां पर, एजेस पे, मतलब कॉर्नर पे डेवलप हो रही है। और उसका फार्मूला क्या होता है, WL/2। तो मैक्सिमम शियर फोर्स के हिसाब से हमें करना है, ये फार्मूला लगाना है WL/2, WL/2 यानी 60 किलो न्यूटन। 60 किलो न्यूटन की वैल्यू यहां पर रख दो, 1.5 S मतलब 60 और B इंटू डी। अभी देखा ना हमने टाउमैक्स का फार्मूला, टाउमैक्स इज इक्वल टू 1.5 या 3.2, 3/2, 1.5 कह लो या 3/2 कह लो, एक ही बात है। तो 1.5 इंटू शेयर फोर्स अपॉन B इंटू डी। तो ये आंसर निकल के आ गया टाउमैक्स 3.6 न्यूटन पर। अच्छा ये वाला फार्मूला ना लगा के आप ऐसे भी लगाते तो भी निकल आता, यही लगाया और कुछ नहीं लगाया, यही तो लगाया है। तो 1.5 शेयर फोर्स निकाल लिया, B इंटू डी लगा दिया, तो यही फार्मूला लगा के ये इसका आंसर आ गया। इतना आसान क्वेश्चन समझ लो, मैं तो मानूंगा कि ये 2 नंबर का ही क्वेश्चन है। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द, एक और डेरिवेशन करेंगे उसके बाद फिर क्वेश्चन पे आ जाएंगे। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द शेयरिंग स्ट्रेसेस ओवर अ सर्कुलर क्रॉस सेक्शन, ओवर अ सर्कुलर क्रॉस सेक्शन। तो सबसे पहला टास्क मेरा वही है, ए इंटू वाई बार निकालना, उसके बाद डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देंगे। ए इंटू वाई बार लगाने में ही मेहनत करनी है, ए इंटू वाई बार निकालने में मेहनत लगनी है। तो सबसे पहले मैंने माना लेट अस टेक ये एक सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है। In this circular cross section there is a neutral axis. In this neutral axis taken at a distance y, न्यूट्रल एक्सिस से y डिस्टेंस पे एक एलिमेंट लिया, एक एलिमेंट्री लेयर ली। ठीक है, ये एलिमेंट्री लेयर ले ली। इस लेयर की थिकनेस हमने कितनी मानी, dy, यानी dy थिकनेस की लेयर है एट अ डिस्टेंस y। और विड्थ ऑफ दिस लेयर इज b, स्मॉल b। ठीक है, विड्थ ऑफ दिस लेयर इज स्मॉल b। अब यहां पर देखो, यहां पर एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है क्या, देखो एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है जिसमें इसकी बेस कितना है आपका b/2, बेस b/2 है, परपेंडिकुलर है y, और r इज द रेडियस ऑफ द सर्किल, r इज द रेडियस ऑफ द सर्किल। इट मींस r स्क्वायर इज इक्वल टू y स्क्वायर प्लस r स्क्वायर इज इक्वल टू y स्क्वायर प्लस b/2 का स्क्वायर। समझ में आ गई ये बात। तो यहां पर थोड़ा फर्दर सॉल्व करोगे आप, फर्दर आप सॉल्व करो, b/2 इज इक्वल टू अंडर रूट r स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, इसको एडजस्ट कर लिया, b इज इक्वल टू 2 इंटू अंडर रूट r स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। लेट अस से दिस इज इक्वेशन नंबर 1। एरिया ऑफ दिस एलिमेंट्री स्ट्रिप, भाई हमें एक्चुअल में a इंटू वाई बार ही निकालना है ना, a इंटू वाई बार निकालने के लिए इसका एरिया पता होना चाहिए। तो एरिया b इंटू डी वाई, स्ट्रिप का एरिया कितना हो जाएगा, b इंटू डी वाई। b इज द लंबाई एंड dy इज द चौड़ाई, थिकनेस कितनी है इसकी, dy, b इंटू डी वाई, एरिया ऑफ द एलिमेंट्री स्ट्रिप है ना। मूवमेंट ऑफ दिस एलिमेंट्री स्ट्रिप, इसका मूवमेंट अगर लूंगा तो इस एरिया का मूवमेंट लूंगा तो y दूरी पे है न्यूट्रल एक्सिस से, तो दिस b इंटू डी वाई इंटू वाई। ठीक है, नाउ b की वैल्यू क्या मैं यहां से लगा सकता हूं, पुट द वैल्यू ऑफ b हियर, b की वैल्यू 2 अंडर रूट r स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, और dy और y ऐसे, पहले मैंने y को रख दिया फिर बाद में dy को रख दिया। ठीक है, टोटल मूवमेंट कितना हो जाएगा, अच्छा टोटल मूवमेंट कितना हो जाएगा, जैसे हमने पहले भी करा था, टोटल जब मेन फार्मूला ड्राइव कर रहे थे, टोटल मूवमेंट हो जाएगा y से लेकर r तक इंटीग्रेट कर दो। जैसे y से लेकर yt तक इंटीग्रेट किया था, यानी इससे ऊपर जितनी भी लेयर बन रही है, मुझे टोटल अगर मूवमेंट निकालना है तो y से लेकर y से लेकर r तक इंटीग्रेट कर दिया। अब इंटीग्रेट करने से पहले यहां थोड़ा सा एडजस्टमेंट किया है, इस एडजस्टमेंट को याद कर लो आप, इस एडजस्टमेंट को याद कर लो। बी स्क्वायर, अगर मैं इसको स्क्वायर की फॉर्म में ओपन करूंगा, बी स्क्वायर 4 इंटू आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अगर मैं
एलएचएस में बी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट बोथ साइड, ऐसा करते हो आप मैथमेटिक्स में। बोथ साइड अगर डिफरेंशिएट कर रहा हूं तो बी बी इसको डिफरेंशिएट कर रहा हूं बी के रिस्पेक्ट में, तो एक्स स्क्वायर का क्या होता है 2x, और x का भी डिफरेंशिएशन करना है तो dx, ऐसे 2b इंटू db, ठीक है। आर 4 इंटू आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो आर स्क्वायर का तो 4 इंटू आर स्क्वायर, इसको ओपन करोगे तो 0 हो जाएगा, माइनस का, हमें किसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं माइनस का 4 इंटू वाई स्क्वायर, इसका जब डिफरेंशिएशन करोगे माइनस का 4 इंटू वाई स्क्वायर, माइनस का 4 इंटू 2 इंटू वाई, 2 इंटू वाई और फिर dy का कर दोगे, ठीक है। तो माइनस का 4 इंटू 2y, ये आरएचएस का इंटीग्रेशन हो जाएगा, आरएचएस का इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो इसको एडजस्ट करेंगे 2b इंटू डीबी, 2b इंटू डीबी, यहां पर आप एडजस्ट करोगे दिस y इंटू डिफरेंशिएट बोथ साइड, और हमें क्या निकालना है मूवमेंट y इंटू डी वाई, इसी को एडजस्ट किया हमने, यहां पर हमने y इंटू डी वाई ले लिया, 4 दूनी 8 और 2 की टेबल 8 में पड़ी तो बचा 4, तो y इंटू डी वाई कितना आ गया माइनस का b डीवी अपॉन 4। देखो यहां से देखो, इसी को आगे कंटिन्यू किया, माइनस का b डीवी अपॉन 4, माइनस का b डीवी अपॉन 4 आ गया y इंटू डी वाई। अब y इंटू डी वाई को मैंने रख दिया, बस यहां थोड़ा सा एडजस्टमेंट है, डेरिवेशन है तो याद करना पड़ेगा। यहां पर हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं यहां पर इंटीग्रेशन कर रहे हैं y इंटू डी वाई का, और इसी y इंटू डी वाई को बड़ी मेहनत से निकाला हमने, इसी y इंटू डी वाई को बड़ी मेहनत से निकाला, y इंटू डी वाई, इसको रख दिया y से लेकर r तक, y इंटू डी वाई की वैल्यू यहां पर रख दी, b की टर्म में रख दी, स्मॉल b की टर्म में। अब क्यों कर रहे हैं ऐसा, ये थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट हमें डेरिवेशन याद करने के लिए करना पड़ता है, b इंटू डीबी अपॉन 4, ठीक है। अच्छा अब सोचो ये इंटीग्रेशन तो y में है, यहां हमें dy वाली टर्म तो हटा दी हमने, इंटीग्रेशन तो y के रिस्पेक्ट में है, लेकिन अब जो टर्म आई, ये नई जो टर्म आई वो b db आ गई, है ना, यानी इंटीग्रेशन लिमिट भी b के रिस्पेक्ट में होनी चाहिए। जब आप y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे थे, dy के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे थे, तो इंटीग्रेशन लिमिट y के रिस्पेक्ट में थी, लेकिन y इंटू डी को रिप्लेस कर दिया b इंटू डीबी से, तो यहां पर इंटीग्रेशन लिमिट भी b के रिस्पेक्ट में हो जाएंगी, इंटीग्रेशन लिमिट भी b के रिस्पेक्ट में हो जाएंगी। तो ये देखो y एट y इज इक्वल टू y, एट y इज इक्वल टू y, b की वैल्यू कितनी है b, एट y इज इक्वल टू y, b इज इक्वल टू b, और अगर y की वैल्यू आप r के बराबर कर दो, बताओ y की वैल्यू यहीं इसी डायग्राम में देख लो, अगर y की वैल्यू r के बराबर हो जाएगी तो भैया यहां तो थिकनेस 0 हो गई ना, इस ऊपर वाली लेयर पे, अपर लेयर पे इसकी थिकनेस 0 हो गई। तो व्हेन y इज इक्वल टू r, एक बार y की वैल्यू y के बराबर कर ली, एक बार y की वैल्यू r के बराबर कर ली, ठीक है। तो b की वैल्यू चेंज हो गई 0 से लेकर b, अब हो गया देखो क्वेश्चन, अब इंटीग्रेटिंग लिमिट 0 से लेकर b हो गई, इंटीग्रेटिंग लिमिट 0 से लेकर b, टोटल मूवमेंट ऑफ द एरिया वही तो निकालना है, मूवमेंट ऑफ द एरिया a इंटू वाई बार, यही करने के लिए मेहनत कर रहे हैं, इसको डायरेक्ट फार्मूले में लगा देंगे, a इंटू वाई बार इज इक्वल टू 0 से लेकर b और b की मल्टीप्लाई हो जाएगी तो b स्क्वायर डीवी 1/4 तो बाहर आ जाएगा, और बी स्क्वायर का माइनस 1/4 बाहर आ गया, बी स्क्वायर का इंटीग्रेशन करेंगे तो बी क्यूब अपॉन 3, और 0 बी से लेकर 0 तक इसमें इंटीग्रेशन लिमिट लगा देंगे। देखो 0 से लेकर बी होती है तो बी क्यूब अपॉन 3 हो जाता, लेकिन बी से लेकर 0 लगा रहे हैं तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, 0 माइनस बी क्यूब अपॉन 3 हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस, 4 दूनी 4 यहां 12, 4 3 12, तो a वाई बार आ गया। अब फार्मूला लगा देता हैं, टाउ इज इक्वल टू s a वाई बार अपॉन i b, अब कुछ भी नहीं है, बहुत ही आसान हो गया, s की वैल्यू क्वेश्चन में होगी a वाई बार बी क्यूब अपॉन 12, जो कि बहुत मेहनत से निकाला, i की वैल्यू यहां पर देखो रेडियस की टर्म में लिखी हुई है तो पाई r की पावर 4 अपॉन 4 हो जाएगी, और अगर डायमीटर की टर्म में लिखा होता तो पाई d की पावर 4 अपॉन 64 हो जाती, तो यहां पर रेडियस की टर्म में लिखा, r इज द रेडियस ऑफ द सर्कुलर क्रॉस सेक्शन, स्मॉल b इज द विड्थ ऑफ द लेयर, ठीक है, उस लेयर की विड्थ हो गई। नाउ इसको अगर हम सॉल्व करेंगे s अपॉन 3 पाई r की पावर 4 इंटू बी स्क्वायर, इसको सॉल्व कर लोगे आप, कोई दिक्कत नहीं, यहां से सॉल्व कर सकते हो आप, तो ये 4 आपका फर्दर आप इसे सॉल्व करोगे s इंटू 4, अच्छा बी स्क्वायर की वैल्यू फिर से हमने एडजस्ट कर दी, बी स्क्वायर की वैल्यू यहां से कितनी आ रही है 4 इंटू आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर,
क्योंकि हमें तो एक जनरल सा एक्सप्रेशन चाहिए। बी स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पर फिर से रख दी 4 इंटू आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, थोड़ा सा और एडजस्ट किया, 4/3 इधर ले लिया, s अपॉन पाई आर की पावर 4 एक तरफ ले लिया, आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये कॉमन इक्वेशन हो गई। इस कॉमन इक्वेशन में मर्जी है आपकी, कुछ भी रखो आप भाई, y की वैल्यू आप चाहे तो dy2 रखो, चाहे y की वैल्यू आप देखो, अगर पूरी टोटल क्रॉस सेक्शन समझो आप इस बात को, हमें वेरिएशन समझना है ना। आप अगर इसका डायमीटर कितना है 100 mm, अब आपकी मर्जी है, चाहे y की वैल्यू 0 रखो, चाहे y की वैल्यू 10 mm रखो, चाहे y की वैल्यू आप 20 mm रखो, चाहे y की वैल्यू 50 mm, मैक्सिमम कितनी रख सकते हैं 50 mm रख सकते हैं, आधा डायमीटर डिवाइडेड बाय 2 के बराबर। तो मर्जी है, ये कॉमन इक्वेशन आ गई यहाँ पर, लेकिन मुझे 36 जगह निकालने की जरूरत नहीं है, 100 जगह निकालने की जरूरत नहीं है, 5 mm पे, 4 mm पे, 3 mm, मुझे तो मैक्सिमम से मतलब है और मिनिमम से मतलब है। तो यहाँ पर आपको देख के पता चल रहा है इक्वेशन, अगर y की वैल्यू r के बराबर हो जाएगी तो r स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर टाउ इज इक्वल टू 0, इसका मतलब टॉप लेयर पे देखो फिर से वही फिनोमेना आ गया, उल्टा फिनोमेना चल रहा है बिल्कुल बेंडिंग का। बेंडिंग में टॉप लेयर पे स्ट्रेसेस मैक्सिमम होती थी, जबकि अभी ये दूसरा डेरिवेशन भी हमने किया, यहां पर टॉप लेयर पे भैया शेयर स्ट्रेसेस 0 आ रही है। बेंडिंग स्ट्रेसेस तो टॉप लेयर पे मैक्सिमम आती थी, लेकिन शेयरिंग स्ट्रेसेस टॉप लेयर पे 0 आ रही है। अब मैक्सिमम निकालने के लिए मैंने y की वैल्यू 0 रख दी, यानी न्यूट्रल एक्सिस पे टाउ की वैल्यू मैक्सिमम होगी। दिस इज इक्वल टू 4/3 s अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर, देखो आर स्क्वायर से आर की पावर 4 में पाई आर स्क्वायर बचेगा। तो अब इसको मैं लिख सकता हूं फोर्स अपॉन एरिया, शेयर फोर्स अपॉन एरिया को मैं क्या लिख सकता हूं, मीन शेयरिंग स्ट्रेसेस, शेयर फोर्स अपॉन एरिया, एरिया ऑफ द सर्किल इज नथिंग बट पाई आर स्क्वायर, एरिया ऑफ द सर्किल इज पाई आर स्क्वायर, शेयर फोर्स अपॉन एरिया। तो यहां पर डेरिवेशन में क्या पूछता है, प्रूव दैट इन अ सर्कुलर क्रॉस सेक्शन मैक्सिमम शेयरिंग स्ट्रेसेस इज इक्वल टू 4/3 ऑफ द टाउ मीन। तो ये एक्सप्रेशन आपको याद रखने हैं, डेरिवेशन भी आ सकता है और सीधा सीधा न्यूमेरिकल भी इसके बेसिस पे आ चुका है। तो आसान न्यूमेरिकल नहीं करूंगा मैं, सीधा 2 न्यूमेरिकल टफ करा दूंगा, उसी से आसान तो अपने आप से ही कर लोगे आप, 2 न्यूमेरिकल मैं टफ करूंगा। अच्छा, इसके मुझे बहुत बिल्कुल भी उम्मीद नहीं है कि इसका डेरिवेशन आएगा, तो इसका डेरिवेशन ना करा के मैं आपको बस रिजल्ट बता देता हूं। अगर मुझे डिस्ट्रीब्यूशन देखना है शेयरिंग स्ट्रेसेस का, अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन तो मैंने बताया ही नहीं आप लोगों को, डिस्ट्रीब्यूशन तो बताया ही नहीं। यहां पर देखो, यहां पर रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन में डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके का आया, इस तरीके का डिस्ट्रीब्यूशन आया। देखो यहां पर डिस्ट्रीब्यूशन से पता चल रहा है कि यहां तो शेयरिंग स्ट्रेसेस 0 है, टॉप और बॉटम पे तो शेयरिंग स्ट्रेसेस 0 है, न्यूट्रल एक्सिस पे टाउ मैक्स है। इन बिटवीन अगर मैं देखूं तो शेयरिंग स्ट्रेसेस की वैल्यू कुछ होगी, और ये कैसा होगा, पैराबोलिक होगा, है ना। ये आपका इस तरीके से मत बना देना, ये डिस्ट्रीब्यूशन इस तरीके से मत बना देना, गलत हो जाएगा। ये डिस्ट्रीब्यूशन कैसा पाया गया, पैराबोलिक। क्यों हम कह रहे हैं ये पैराबोलिक होगा, देखो पैराबोलिक क्यों होगा, हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये जो इक्वेशन आई थी हमारी वाई स्क्वायर टाउ, ये वाई स्क्वायर पे डिपेंड कर रही है, यानी पैराबोलिक फॉर्म में आएगा। ये जो हमारा वेरिएशन आ रहा है, इसी वजह से हम कह रहे हैं कि ये पैराबोलिक फॉर्म में आ रहा है। एजिस पे 0 हो जा रहा है और न्यूट्रल एक्सिस पे मैक्सिमम हो जा रहा है, एजिस पे 0 हो जा रहा है और न्यूट्रल एक्सिस पे मैक्सिमम हो जा रहा है। ठीक उसी तरीके से सर्कुलर क्रॉस सेक्शन, एजिस पे तो टॉप लेयर बॉटम लेयर पे 0 हो जा रहा है, मैक्सिमम हो जा रहा है न्यूट्रल एक्सिस पे, और बाकी जगह ये पैराबोलिक क्रॉस सेक्शन आ रहा है, बाकी जगह शेयरिंग स्ट्रेसेस का वेरिएशन दिखा रखा है ना। इससे आप डायग्राम आप बना सकते हो शेयरिंग स्ट्रेस का वेरिएशन। और अगर हम बात करें ट्रायंगुलर क्रॉस सेक्शन की, अगर बात करें ट्रायंगुलर क्रॉस सेक्शन की, तो इन दिस ट्रायंगुलर क्रॉस सेक्शन है, ठीक है, इन दिस ट्रायंगुलर, पहले इसकी टर्म समझो, अब इसमें डेरिवेशन तो मैंने कर नहीं रखा है। लेट अस से इन दिस ट्रायंगुलर क्रॉस सेक्शन जो आपका सेंट्रोइड है वो तो जी है, ठीक है। अगर मैं बात करूं न्यूट्रल एक्सिस की, न्यूट्रल एक्सिस पे टाउ की वैल्यू मैक्सिमम नहीं है, न्यूट्रल एक्सिस पे टाउ की वैल्यू मैक्सिमम नहीं है, टाउ की वैल्यू मैक्सिमम किस पे है, y इज इक्वल टू h/t, यानी टोटल हाइट कितनी है h, और h/2 पे, ये डेरिवेशन करने के बाद हमने देखा कि मैक्सिमम शेयरिंग स्ट्रेसेस h/2 पे है, ठीक है। और एट द न्यूट्रल एक्सिस 4/3 इंटू टाउ मीन है, 4/3 इंटू टाउ मीन, और इसका रेक्टेंगल का एरिया कितना होगा, 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 b इंटू h। तो यहां पर रेक्टेंगल का एरिया कितना है, 1/2 b इंटू h,
shear force upon area of the area of the triangle. एरिया ऑफ द ट्रायंगल, दिस इज टाउ एवरेज और टाउ मीन एक ही बात है, टाउ एवरेज और टाउ मीन एक ही बात है। तो इसको ये होता है टाउ इज इक्वल टू 4/3 ऑफ टाउ मीन एट द न्यूट्रल एक्सिस, और मैक्सिमम होता है 1.5 इंटू टाउ मीन। तो मैक्सिमम की वैल्यू कितने पे होती है, y इज इक्वल टू h/2 पे मैक्सिमम होती है। तो बस के रिजल्ट याद रख लो, अगर कोई न्यूमेरिकल आ गया तो आप कर लोगे, ठीक है। वैसे अभी तक आया नहीं, इस तरीके के क्वेश्चन आए नहीं, जो क्वेश्चन आया वो मैं अब कराने वाला हूं आपको, है ना। आई सेक्शन का और टी सेक्शन का क्वेश्चन आया है, इसको मैं आपको डिस्कस कर लेता हूं। डिस्कस करने से पहले देखो, अभी तक हम क्या कर रहे थे, अभी तक हम बात कर रहे थे ये रेक्टेंगुलर है, रेक्टेंगुलर का शेयरिंग स्ट्रेस फिनोमेना कैसा हो रहा था, इस तरीके से पैराबोलिक फॉर्म में हो रहा था, है ना। अभी के लिए फिलहाल मेरे कहने से याद रख लो कि अगर कोई आई सेक्शन दे रखा है, यानी बीम का क्रॉस सेक्शन क्या है, आई सेक्शन, उस केस में शेयरिंग स्ट्रेस का फिनोमेना मेरे कहने से अभी याद कर लो, तो ये न्यूमेरिकल में थोड़ा आसान रहेगा, न्यूमेरिकल में आपको समझने में आसान रहेगा। यहां पर तो जीरो है, देखो टॉप लेयर और बॉटम लेयर पे तो हम देख रहे हैं जीरो है, लेकिन जैसे जैसे नीचे आएंगे, नीचे आएंगे इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे ये क्या है आपका, ये तो कहलाता है फ्लैंज, ये कहलाता है फ्लैंज, पता होगा आपको आई सेक्शन में, ये कहलाता है फ्लैंज, और ये मिडिल पोर्शन कहलाता है वेव। तो जब फ्लैंज से वेव में ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, उस केस में यहां पर शेयरिंग स्ट्रेसेस इस तरीके से लीनियर फॉर्म में आ रही हैं। उसके बाद न्यूट्रल एक्सिस तक मैक्सिमम हो जा रहा है, फिर आपकी इधर कम हो जा रही है, फिर और कम हो जा रही है, फिर जीरो हो जा रही है। तो ये शेयरिंग स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन होता है आई सेक्शन में, ठीक है। तो जहां पर ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है फ्लैंजेस से थिकनेस स्मॉल बी की वैल्यू आपकी जैसे ही चेंज हो रही है, इसका वेरिएशन, शेयरिंग स्ट्रेसेस का वेरिएशन, शेयरिंग स्ट्रेसेस की वैल्यू भी बढ़ रही है। इसी तरीके से यहां देखो, यहां पर शुरू में जीरो है, फिर कुछ वैल्यू है, और क्योंकि यहां इसकी थिकनेस, ये जो विड्थ है वो चेंज हो रही है, फ्लैंजेस से वेव की विड्थ में अंतर आ रहा है, तो यहां फिर से थोड़ा सा चेंज आएगा, और फिर ये नीचे की ओर जाके इस तरीके से पैराबोलिक का डिस्ट्रीब्यूशन आता है। तो फिलहाल अभी याद कर लो, अभी न्यूमेरिकल करने में इसके रिजल्ट को हम यूज करेंगे। एक बहुत और इंपॉर्टेंट जो मैंने ऑलरेडी आपको बता दी, ये चीज आप याद रखो, अगर कोई क्रॉस सेक्शन है, सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है बीम का, तो बीम इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद द बेंडिंग एंड शियर स्ट्रेसेस। आई होप ये बात काफी मैंने चिल्ला के आपको बता दी कि इसीलिए हम एसएफडी बीएमडी दोनों बनाते हैं। इसका मतलब बीम पे बेंडिंग स्ट्रेसेस भी डेवलप होती हैं और शियरिंग स्ट्रेसेस जो कि इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं, तो दोनों का वेरिएशन एक साथ देखो आप। अगर बीम का क्रॉस सेक्शन अगर रेक्टेंगल है तो शियरिंग वेरिएशन इस तरीके से होगा, जबकि अगर बेंडिंग की बात कर रहे हैं तो इस तरीके से होगा, ठीक है। यहां पर बेंडिंग स्ट्रेसेस जहां पर जीरो है वहां पर शियर स्ट्रेसेस मैक्सिमम है, और जहां पर बेंडिंग स्ट्रेसेस मैक्सिमम है वहां शियरिंग स्ट्रेसेस जीरो है। ये बिल्कुल उसी तरीके से चल रहा है जैसे एसएफडी बीएमडी चलता था, जहां पर जिस पॉइंट पे शियर फोर्स जीरो होता था उस पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट ज्यादा होता था। उसी तरीके से स्ट्रेसेस का फिनोमेना भी बीम में ऐसे ही चल रहा है कि जिस न्यूट्रल एक्सिस पे स्ट्रेसेस मैक्सिमम हो रही हैं उसी जगह पे बेंडिंग यहां पर शियर स्ट्रेसेस जहां मैक्सिमम हो रही है, बेंडिंग जीरो हो जा रही है। अच्छा, लीनियर क्यों आ रहा है और इसका पैराबोलिक क्यों आ रहा है, इसका रीजन मैंने बता दिया। इसका लीनियर क्यों आ रहा है, क्योंकि सिग्मा की वैल्यू क्या होती है, E/R इंटू वाई, तो वाई तो लीनियर में हो गया ना, कोई वाई स्क्वायर थोड़ा होता है बेंडिंग इक्वेशन में, वाई स्क्वायर थोड़ा रहता, इसलिए इसका वेरिएशन ये लीनियर होता है, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम सर्कुलर क्रॉस सेक्शन की बात करें तो ये तो पैराबोलिक है, शेयरिंग स्ट्रेसेस का डिस्ट्रीब्यूशन पैराबोलिक है, और इसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, ये लीनियर है, ठीक है। तो एक ही डायग्राम में आप देख पा रहे हो कि बेंडिंग स्ट्रेसेस का भी वेरिएशन मैंने दिखा दिया और शेयरिंग स्ट्रेसेस का भी वेरिएशन दिखा दिया। चलो क्वेश्चन कर लेते हैं। अब क्वेश्चन में मैंने आपको ये दिखाया, इसका मतलब अलग अलग पॉइंट पे, लेट अस से अगर मैंने ये पॉइंट नंबर ए मान लिया है ना, मुझे क्वेश्चन में बस इतना करना है, मुझे पॉइंट नंबर ए पे, पॉइंट नंबर बी पे, पॉइंट नंबर सी पे, पॉइंट नंबर डी पे, अलग अलग पॉइंट पे शेयरिंग स्ट्रेसेस निकालनी है। अच्छा, सिमिट्री से अगर बी सी, तो जो बी पे होंगी वही आपकी ई पे होगी,
और जो ए पे होगी वही एफ पे हो जाएगी। तो सिमेट्री से बाकी भी अलग अलग पॉइंट्स पे मुझे शेयरिंग स्ट्रेसेस की वैल्यू निकालनी है, और हर पॉइंट के लिए मैं फार्मूला लगाऊंगा, हर पॉइंट के लिए मैं फार्मूला लगाऊंगा टाउ इज इक्वल टू एस ए वाई बार अपॉन आई इंटू बी। हर पॉइंट के लिए मुझे फार्मूला लगाना है टाउ इज इक्वल टू एस ए वाई बार अपॉन आई बी। ठीक है, चलो भाई थोड़ी सी पिछली बातें कर लेते हैं। सबसे पहले हम निकालेंगे इसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया। यहां पर आप देख पा रहे हो आई सेक्शन का जो फ्लैंज है 200 बाई कितने mm का है, 200 बाई हैज अ वेव थिकनेस ऑफ 12.5 दे रखी है। ठीक है, 350 इंटू 200, 350 इंटू 200 एंड अ फ्लैंज थिकनेस यहां पर शो नहीं करी है, तो ये मैं लिख देता हूं, फ्लैंज थिकनेस इज 25, this thickness is 25, फ्लैंज थिकनेस इज 25। फ्लैंज तो समझ रहे हो ना, ये लोअर फ्लैंज हो गया, ये अपर फ्लैंज हो गया, और लोअर और अपर फ्लैंज को जो जोड़ रहा है उसको वेब बोल रहे हैं, WEB वेब बोल रहे हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना है, शेयरिंग स्ट्रेस का वेरिएशन निकालना है। वेरिएशन हम तभी तो ड्रॉ कर पाएंगे जब अलग अलग पॉइंट पे शेयरिंग स्ट्रेस की वैल्यू निकालेंगे। तो शेयरिंग स्ट्रेस की वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले अच्छा इसमें क्या क्या दे रखा है, इसमें दे रखा है एक तो शेयर फोर्स की वैल्यू, शेयर फोर्स मतलब एस की वैल्यू कितनी दे रखी है, 200 किलो न्यूटन, 200 इंटू 10 की पावर 3 न्यूटन। तो अल्टीमेटली फार्मूला हमें अलग अलग पॉइंट पे क्या निकालना है, एस ए वाई बार अपॉन आई बी। ठीक है, एस ए वाई बार अपॉन आई बी। तो पहले आई निकाल लेते हैं, आई तो हर बार लगेगा, हर जितनी बार भी फार्मूला लगाएंगे आई तो लगना ही है। क्या मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हो, वीडियो पॉज करके अपने आप से ट्राई करो आप। मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए क्या करेंगे, इस पूरे एक रेक्टेंगल का एक मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल दो, और उसमें से माइनस कर दो रेक्टेंगल नंबर 1 और रेक्टेंगल नंबर 2 माइनस कर दो, या दोनों रेक्टेंगल को एक ही रेक्टेंगल कंसीडर कर लो, ये भी कर सकते हो आप, दोनों रेक्टेंगल को एक ही रेक्टेंगल कंसीडर करके उसको माइनस कर दो, जैसा चाहो वैसा का निकाल लेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अच्छा ये सिमेट्रिक टर्म है, टी सेक्शन सिमेट्रिकल नहीं होता है, जबकि आई सेक्शन तो सिमेट्रिकल है। सिमेट्रिकल है तो भैया मुझे सेंट्रोइड की लोकेशन निकालने की जरूरत नहीं है, एडवांटेज है। आई सेक्शन का न्यूमेरिकल आसान हो गया, इसमें एडवांटेज क्या मिल रहा है, मुझे सेंट्रोइड की लोकेशन निकालने की जरूरत नहीं पड़ रही है, अदरवाइज मुझे सेंट्रोइड भी निकालना पड़ता है। ठीक है, क्योंकि सिमेट्री से क्या होगा, ये इसके वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक और एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है, यानी सेंट्रोइड की लोकेशन बिल्कुल बीच में होगी, और उस लोकेशन के रिस्पेक्ट में अगर मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालूंगा तो 1/12 BD क्यूब, 1/12 BD क्यूब विड्थ कितनी हो गई 200, और डेप्थ कितनी है, टोटल डेप्थ कितनी है 350 का क्यूब, माइनस अगर मैं दोनों रेक्टेंगल को एक ही रेक्टेंगल मान लूं तो टोटल विड्थ कितनी हो जाएगी 1/12 टोटल विड्थ कितनी हो जाएगी, विड्थ है 200 में से कितना माइनस किया, 200 में से कितना माइनस किया 12.5, 1/12 200 माइनस 12.5 इंटू डेप्थ। बताओ भाई इस रेक्टेंगल की डेप्थ कितनी है, इस रेक्टेंगल की डेप्थ कितनी है, ये डेप्थ हो जाएगी 350 में से 25 माइनस 25, 25 प्लस 25 50, 350 में से कितना मैं माइनस कर दूं 50 माइनस कर दूं, इंटू 350 में से अगर मैं 50 माइनस कर दूं इसका क्यूब। ठीक है, 350 में से मैंने 50 को माइनस कर दिया, इसका क्यूब हो जाएगा। तो इसको सॉल्व कर लो, इसको सॉल्व करके आ रहा है 292.7 इंटू 10 की पावर 6 mm की पावर 4। ठीक है, तो एक एक करके हम निकाल लेते हैं, एक एक करके निकालते हैं। नंबर वन निकाल लेते हैं, एट द टॉप ऑफ द फ्लैंज, तो मैंने आपको स्ट्रेस वेरिएशन दिखाया, टॉप ऑफ द फ्लैंज पे कोई भी शेयर स्ट्रेस नहीं होगी, टॉप लेयर पे होगी नहीं, है ना, ये हमने अलग अलग डेरिवेशन में देख भी लिया। ठीक है, सेकंड कंडीशन निकाल लेते हैं। सेकंड कंडीशन में मुझे निकालना है एट द बॉटम ऑफ
एट द बॉटम ऑफ टॉप फ्लैंज, एट द बॉटम ऑफ टॉप फ्लैंज। टॉप फ्लैंज में से किसे बोल रहा हूं, ये तो टॉप फ्लैंज है, और ये बॉटम फ्लैंज है। टॉप फ्लैंज और ये बॉटम फ्लैंज है। ठीक है, तो एट द बॉटम, एट द टॉप ऑफ द फ्लैंज टाउ इज इक्वल टू 0, एट द बॉटम ऑफ द टॉप फ्लैंज, एट द बॉटम ऑफ द टॉप फ्लैंज मुझे वही फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, टाउ इज इक्वल टू एस ए वाई बार अपॉन आई इंटू बी। अब ए वाई बार निकालना है, बाकी सब मुझे मालूम है, एवरीथिंग इज नोन, मुझे बस ए वाई बार निकालना है। शेयर फोर्स भी पता है, आई भी पता है, बी की वैल्यू कितनी है 200 mm। अब ए वाई बार निकालने के लिए, अच्छा यहां डायरेक्टली निकाल सकते हैं, एरिया का मूवमेंट लेना है, तो इसका एरिया कितना हो गया, अगर मैं टॉप फ्लैंज की बात करूं एरिया कितना हो गया 200 इंटू 25, तो यहां निकाल देता हूं मैं ए इंटू वाई बार, ए इंटू वाई बार इज इक्वल टू 200 इंटू 25, तो एरिया हो गया, है ना, एरिया अंडर द कंसिडरेशन टॉप फ्लैंज, एरिया अंडर द कंसिडरेशन 200 इंटू 25, और इसके लिए वाई बार की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वाई बार की वैल्यू यहां से आ जाएगी, वाई बार की वैल्यू न्यूट्रल एक्सिस से कितनी दूरी पे है ये हो जाएगी वाई बार। अगर पहले केस की बात करें ये वाई बार हो जाएगी। ठीक है, तो दिस इज इक्वल टू, बताओ कितनी हो जाएगी, 350 का आधा कितना हुआ 175, 175 में से 12.5 माइनस करना है, ज्योमेट्री से आप लोग देख के बताओ कितना आ रहा है, ये टोटल कितना हो गया 350 डिवाइडेड बाई 2, वाई बार कितना हो गया 350 डिवाइडेड बाई 2, 175 में से कितना माइनस करना है 25/2, कितना माइनस करना है 12.5, 25/2 माइनस करना है। ठीक है, तो वाई बार की वैल्यू होगी 175 माइनस 12.5, तो मैं डायरेक्ट आंसर ऐसा नहीं है मेरे पास, तो इसको मैं फिर से लिख देता हूं 200 इंटू 25 इंटू 175 माइनस 12.5, तो ये डायरेक्ट मैं लिख देता हूं, इसकी वैल्यू यहां पर लगा देता हूं, तो इस पॉइंट पे आ जाएगा टाउ। इसको एक पॉइंट का नाम दे देते हैं, अलग अलग पॉइंट्स को नाम दे देते हैं ए बी सी, इसको नाम दे देता हूं मैं एट द पॉइंट नंबर ए, ये आंसर ऑलरेडी लिखा हुआ है, इस पे नजर मत मारो आप, ए बी, इसको मैंने दे दिया ए, इसको दे दिया बी, सी, डी और ई। ठीक है, अलग अलग पॉइंट पे, अभी मैं निकाल रहा हूं एट द पॉइंट नंबर ए, एट द पॉइंट नंबर ए स्ट्रेसेस की वैल्यू, शियर फोर्स की वैल्यू 200 इंटू 10 की पावर 3 इंटू ए वाई बार 200 इंटू 25, और वाई बार की वैल्यू 175 माइनस 12.5। मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई की वैल्यू आपने निकाली थी 292.7 इंटू 10 की पावर 6, और विथ इज 200। फ्लैंज की विथ कितनी है, टॉप फ्लैंज की विथ कितनी है 200। ठीक है, तो इसको जब आप कैलकुलेट करोगे, शियर स्ट्रेसेस एट द पॉइंट नंबर ए इज इक्वल टू 2.775 न्यूटन पर mm स्क्वायर, 2.775 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ठीक है भाई, चेक कर लेता हूं एक बार मैं, 200 इंटू 10 की पावर 3, 200 इंटू 25, 175 माइनस, ठीक है, तो ये तो हो गया पहला आंसर। शेयर स्ट्रेसेस एट द पॉइंट नंबर ए। नाउ थर्ड हमें निकालना है शेयर स्ट्रेसेस एट द टॉप ऑफ द वेव, टॉप ऑफ द वेव। बस ये बात तो आपको ध्यान रखनी है। एक बार तो मैं शेयर स्ट्रेस निकाल रहा हूं टॉप फ्लैंज के बॉटम पे, एक बार निकाल रहा हूं मैं वेव के टॉप पे। वेव के जब टॉप पे निकालूंगा तो मैं पॉइंट बी की बात कर रहा हूं, है ना। अभी मैं पॉइंट ए की बात कर रहा था, और जब मैं वेव के ऊपर बात कर रहा हूं तो बस इसमें अंतर कितना हो जाएगा, सब कुछ सेम रहेगा।
मैं बात कर रहा हूं यहां पर थिकनेस, बस केवल कितना अंतर हो जाएगा थिकनेस का, यहां थिकनेस हो जाएगी, यहां थिकनेस हो जाएगी 12.5, सॉरी यहां थिकनेस हो जाएगी, हाँ ठीक है, वेब की थिकनेस 12.5 है ना, तो यहां थिकनेस हो जाएगी 12.5, तो फार्मूला वही रहेगा एट द पॉइंट नंबर बी, एस ए वाई बार अपॉन आई बी। क्या ए वाई बार चेंज हुआ? बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ, ए वाई बार बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ, बिल्कुल वही रहा। तो वही फार्मूला हमने लगाया, एस की वैल्यू 200 इंटू 10⁻3, ए की वैल्यू 200 इंटू 25, 175 माइनस 12.5। अब यहां पर क्योंकि मैं वेब की बात कर रहा हूं, बस इसी बात का आपको ध्यान रखना है, इसीलिए मैंने आपको पहले से बता दिया कि वेरिएशन किस तरीके का होता है, ठीक है। अपॉन आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया 292.7 इंटू 10⁻6, और वेब की थिकनेस कितनी है 12.5, वेब की थिकनेस है 12.5, तो ये आ जाएगा 44. स्ट्रेसेस एट द पॉइंट नंबर बी 44.3, 44.48 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ठीक है, 44.48 न्यूटन पर mm स्क्वायर। नाउ अब क्या निकालना है मुझे? अब कौन से पॉइंट पे निकालना है? सी, मतलब न्यूट्रल एक्सिस पे निकालना है, शियर स्ट्रेसेस एट द न्यूट्रल एक्सिस, वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा टाइम इसी में लगेगा, शियर स्ट्रेसेस एट द न्यूट्रल एक्सिस। एट द न्यूट्रल एक्सिस फॉर्मूला तो वही लगाएंगे, टाउ इंटू एट द पॉइंट नंबर सी, एट द पॉइंट नंबर सी एस ए वाई बार अपॉन आई इंटू बी। अब यहां समझो एरिया कितना है, अब इस बात को समझो, न्यूट्रल एक्सिस से ऊपर कितना एरिया है, ये एरिया है टोटल, इस पूरे एरिया को अलग से मुझे ए वाई बार निकालना पड़ेगा, मुझे क्या करना पड़ेगा, अलग से ए वाई बार निकालना पड़ेगा। अगर मैं इसे अलग से बना दूं, अगर मैं इसे अलग से बना दूं तो लेट अस से तो मैंने न्यूट्रल एक्सिस से देखो, न्यूट्रल एक्सिस से ये एरिया मैंने अलग से बना दिया, और इस एरिया की डायमेंशन कितनी है, डायमेंशन 200 mm तो ये हो गई, 25 mm, टोटल डिस्टेंस कितनी है 150, 350, ये हो गई 175, एंड व्हाट अबाउट दिस डिस्टेंस, 175 में से 25 गया तो ये 150 हो गई, एंड दिस डिस्टेंस इज 12.5। ठीक है, तो लेट अस से ये हो गया एरिया A1 और ये हो गया एरिया A2। क्या कर रहा हूं मैं, न्यूट्रल एक्सिस पे निकालना चाह रहा हूं, ए वाई बार निकालना चाह रहा हूं। एक बार ए वाई बार आ गया क्वेश्चन खत्म, एक बार अगर ए वाई बार आ गया फिर तो क्वेश्चन खत्म, फिर तो कुछ नहीं करना है। तो ए वाई बार, तो यहां पर अब फॉर्मूला इस तरीके से बनेगा, ए वाई बार हेयर, ए वाई बार इज इक्वल टू, ए वाई बार इज इक्वल टू A1 इंटू Y1, ठीक है, A1 इंटू Y1 ऑफ द फ्लेंज ऑफ द टॉप फ्लेंज प्लस A2 इंटू Y2 बार ऑफ द वेव, अच्छा वेव भी पूरी बात नहीं कर रहे हैं, वेव अबव द न्यूट्रल एक्सिस,
above the न्यूट्रल एक्सिस। ठीक है भाई। अब A1 इंटू A1 क्या हो जाएगा, 200 इंटू 25। Y1 बार क्या हो जाएगा, Y1 बार यहां से लेकर यहां तक की दूरी हो जाएगी, दिस विल बी Y1 बार। बस थोड़ी सी मुश्किलें रहेंगी, अगर ये चीज समझ ली तो बाकी सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। Y1 बार की वैल्यू बता सकते हो क्या डायग्राम में, देखे 175 में से 25/2, 175 में से अगर मैं माइनस कर दूं, 175 में अगर मैं माइनस कर दूं 12.5, तो Y1 बार की वैल्यू आ जाएगी, प्लस A2 की वैल्यू कितनी है, एरिया अबव द न्यूट्रल एक्सिस, तो 150 इंटू 12.5, 150 इंटू 12.5, दिस इज द एरिया नंबर 2 इंटू Y1 बार, Y2 बार क्या होगा, देखो इसका आधा हो जाएगा, Y2 बार इज नथिंग बट इसका आधा, दिस इज Y2 बार। तो 150/2 भाई, इसके भाई हमें इससे मतलब नहीं है, एरिया 1 से मतलब नहीं है, 150 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो 200 इंटू 25, 175 माइनस 12.5 इज इक्वल टू 162.5, 150 इंटू 12.5 इंटू 75, तो ये वैल्यू आ जाएगी, ये वैल्यू आ जाएगी 953125, 953125 mm। अच्छा A इंटू वाई है तो इसका मतलब mm की पावर 3, 95 चेक कर लेते हैं, 953125 mm की। बस अब हो गया, अब ये वाला फार्मूला लगा दो बस, अब तो क्वेश्चन हो गया। अब ये फार्मूला लगा देते हैं, टाउ शेयरिंग स्ट्रेसेस एट द पॉइंट नंबर सी इज इक्वल टू शेयर फोर्स की वैल्यू दे रखी है, वो तो कॉमन ही रहेगी, 200 इंटू 10 की पावर 3। ए वाई बार की वैल्यू बहुत मेहनत से निकाली हमने, 953125 डिवाइडेड बाई मोमेंट ऑफ इनर्शिया उतना ही रहेगा आई सेक्शन का, 292.7 इंटू 10 की पावर 6। नाउ थिकनेस कितनी होगी, देखो न्यूट्रल एक्सिस, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, न्यूट्रल एक्सिस पे थिकनेस 12.5 ही है, तो यहां तो कोई दिक्कत है ही नहीं, न्यूट्रल एक्सिस पे थिकनेस है 12.5। ठीक है, तो दिस इज इक्वल टू, ये वैल्यू आ जाएगी 52.101, कैलकुलेट कर लेना, 52.101 न्यूटन पर mm स्क्वायर। दिस इज द वैल्यू ऑफ शेयरिंग स्ट्रेसेस एट द पॉइंट नंबर सी। ये इंपॉर्टेंट था, देखो न्यूट्रल एक्सिस पे निकालना, अगर आपको इस न्यूमेरिकल में समझ में आ गया तो मुझे पूरी उम्मीद है आप AQ2 के न्यूमेरिकल में अगर ये शेयरिंग स्ट्रेसेस आ गया तो कर ले जाओगे। अच्छा, फ्रॉम द सिमेट्री क्या ये सब निकालने की जरूरत है, आप समझ जाओगे डी पे और ई पे कितना हो जाएगा, ये मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, फ्रॉम द सिमेट्री फ्रॉम द, क्योंकि आई सेक्शन तो सिमेट्रिकल सेक्शन है, फ्रॉम द सिमेट्री हमें बार बार निकालने की जरूरत नहीं है, बिकॉज देयर इज अ आई सेक्शन ए बी सी, शेयरिंग स्ट्रेसेस एट द पॉइंट नंबर डी इज इक्वल टू 50, ये कितना आया था हमारा, सिमेट्री से क्या हो जाएगा 44.48 न्यूटन पर mm स्क्वायर, एंड एट द पॉइंट नंबर E, एट द पॉइंट नंबर E इज इक्वल टू 2.78। तो एक बार ए बी सी डी ई की वैल्यू आ गई, अब एग्जाम में ये करके दिखा देना, अगर आपकी वैल्यू अगर सही है और आपने इतना लिख दिया, ए बी सी डी ई पे वैल्यू लिख दिया आपने, डायग्राम बना के, आई सेक्शन बना के, राइट में डायग्राम बना के अगर आपने लिख दिया, यू विल गेट फुल मार्क्स। ठीक है, अब ये कैलकुलेशन करने के बाद आपको बिल्कुल पूरी के पूरा का पूरा इसमें मिल जाएगा। तो एक बार मैं फिर से, क्योंकि ये बहुत ही बेसिक फंडामेंटल क्वेश्चन है, एक बार फिर से देख लो, अगर ये क्वेश्चन समझ गए तो आज का लेक्चर पूरा कामयाब हो जाएगा। आई सेक्शन दे रखा था, आई सेक्शन के अलग अलग वेरिएशन मुझे मालूम था, आई सेक्शन का इस तरीके से मेरा टास्क था ए बी सी डी और ई पे शेयरिंग स्ट्रेसेस को कैलकुलेट करना, तो अलग अलग पॉइंट्स पे कैलकुलेट करने के लिए मुझे बार बार ये फार्मूला लगाना पड़ेगा, S टाउ इज इक्वल टू S A y बार अपॉन
आई बी, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने ए, इस टॉप फ्लैंज पे तो 0 हो गया, ए पॉइंट पे निकाला, ए वाई बार निकाला, ए वाई बार यहां पर निकाल दिया, ठीक है। बी पॉइंट पे निकाला, फिर से ए वाई बार निकाला। जब ए पॉइंट पे निकाला तो थिकनेस कितनी रखी मैंने, 200। जब ए पॉइंट पे निकाला तो थिकनेस रखी 200। लेकिन जब टॉप ऑफ द वेव, जब मैं बी पॉइंट पे निकाल रहा हूं तो थिकनेस कितनी रख रहा हूं, 12.5। बस इस बात का ध्यान रखना है, थिकनेस निकालनी है 12 पॉइंट। अच्छा, इसको और शॉर्टकट तरीके से भी निकाल सकते हैं। अगर आप इतनी लंबी कैलकुलेशन नहीं करना चाह रहे हो तो यहां पर आप टाउ भी इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। आपने टाउ ए तो निकाल लिया 2.7725, है ना। देखो इस पूरी टर्म में केवल बी का अंतर है। अगर आप 200 से मल्टीप्लाई कर दो और डिवाइड कर दो 12.5 से, यू विल गेट द सेम आंसर। आपका आंसर बिल्कुल सेम आएगा। आपका आंसर 44.78 ही आएगा न्यूटन पर mm। ये शॉर्टकट एक मैथमेटिकल ट्रिक हो गई। ये पूरा फार्मूला लगाने की जरूरत नहीं पड़ रही है, कोई बात नहीं। अगर ये समझ में नहीं आ रही है तो आप पूरा अपने तरीके से लगा दो। तो ये मैंने एक मैथमेटिकल ट्रिक लगा दी, इससे भी आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये निकालना थोड़ा मुश्किल था। न्यूट्रल एक्सिस से ऊपर जितना भी एरिया था A1 और A2 हमने दो एरिया में कंसीडर कर लिया। A1 का मूवमेंट लिया, हमने करा कुछ नहीं है। ए वाई बार होता क्या है, मूवमेंट ऑफ एरिया होता है। तो ऊपर वाले एरिया का मूवमेंट लिया, ऊपर वाले एरिया का मूवमेंट लिया न्यूट्रल एक्सिस के अबाउट, नीचे वाले एरिया का मूवमेंट लिया न्यूट्रल एक्सिस के अबाउट। तो एरिया इनटू y1 बार y2 बार, दीज आर द डिस्टेंस फ्रॉम द इंडिविजुअल न्यूट्रल एक्सिस। यानी इसकी न्यूट्रल एक्सिस बीच से जा रही है, इसकी भी न्यूट्रल एक्सिस, इन दोनों न्यूट्रल एक्सिस के अबाउट और कंबाइंड न्यूट्रल एक्सिस से हमने मोमेंट ऑफ एरिया ले लिया, ठीक है। एक क्वेश्चन और कराना है आपको, और ऐसा क्वेश्चन AK2 में आ चुका है, ठीक है। कैन यू कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। बताओ, वीडियो पॉज करके आप इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हो। मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए सबसे पहले मुझे निकालना पड़ेगा वाई बार, सेंट्रॉइड निकालना पड़ेगा, क्योंकि इसका सेंट्रॉइड सिमेट्रिकल नहीं है। तो वीडियो पॉज करके एक बार आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया और सेंट्रॉइड निकाल लो। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया और सेंट्रॉइड निकालोगे, उसके बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकलेगा, ठीक है। क्योंकि ये चीज मैं आपको पहले बता चुका हूं, इसलिए मैंने यहां पर ऑलरेडी सॉल्व करके लिख दिया। उसके बाद की कहानी हम डिस्कस करेंगे, शेयरिंग स्ट्रेस वाली कहानी डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले मुझे इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना पड़ेगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए देखो, समझ रहे हो ना कितना लेंथी क्वेश्चन है। पहले तो वाई बार निकालना है, सेंट्रॉइड एक अलग एक न्यूमेरिकल हो गया, फिर उसके बाद इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, फिर उसके बाद बार बारी आपको ABC पॉइंट पे शेयरिंग स्ट्रेसेस का फार्मूला भी लगाना पड़ेगा। तो वाई बार इज इक्वल टू A1 y1 A2 y2 अपॉन A1 प्लस A2, ठीक है। ये होता है सेंट्रॉइड, यानी A1 हमने ऊपर वाला ले लिया, A2 नीचे वाला ले लिया। ऊपर वाला आप देख पा रहे हो, आप इसका एरिया कितना है 100 इंटू 12। मैंने ये एक्स एक्सिस ऊपर की साइड मानी है, तो इंडिविजुअल इसकी न्यूट्रल एक्सिस कहां पर है, 12/2 यानी 6 mm की दूरी पे है, इंटू 6 प्लस। अब बचा कितना ये एरिया कितना बचा, ये टोटल डिस्टेंस कितनी है 88 और इसकी वेब की थिकनेस कितनी है 12। तो 88 इंटू 12 नॉट डिस्टेंस इस एक्सिस से इसके सेंट्रॉइड की डिस्टेंस कितनी हो गई, ये एक्सिस कितनी है 12 में 88/2। भाई इसकी सेंट्रॉइड क्या होगी, इंडिविजुअल एरिया की 88/2। तो 12 में 88/2 मतलब 44 को प्लस कर दिया, डिवाइडेड बाई A1 प्लस A2। वाई बार की वैल्यू आ गई 29.40। वाई बार की वैल्यू आ गई, थोड़ा सा बस में कैलकुलेशन आपको ज्यादा करनी पड़ेगी। y1 की वैल्यू आ गई 29.40। तो अगर मैं माइनस कर दूं 88 प्लस 12 मतलब 100 में से 29.40 को माइनस कर दूंगा तो 70.6 आ जाएगा, ठीक है। अब मुझे काम वही करना है, मुझे पहले आपका मुझे निकालना है इसका वेरिएशन। मुझे मालूम ही है वेरिएशन क्या होता है, इस तरीके से होता है वेरिएशन, मुझे मालूम है इस तरीके से होता है। यानी इस पॉइंट पे निकालना है, इस पॉइंट पे निकालना है और न्यूट्रल एक्सिस पे निकालना है। 3 बार मुझे फार्मूला लगाना है। मुझे ये जैसे मैंने पिछली बार किया था, आई सेक्शन में किया था, यहां भी मुझे 3 बार फार्मूला लगाना है। लेकिन फार्मूला तब लगाऊंगा, पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लेते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया 1/12 BD क्यूब, बस मैं रिकॉल करा रहा हूं, बाकी डिस्टेंस आप कैलकुलेट कर लेना। 1/12 BD क्यूब, 1/12 BD क्यूब एरिया नंबर 1
और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इधर ट्रांसफर करेंगे पैरेलल एक्सिस थ्योरम से। ठीक है, 1/12 BD क्यूब प्लस एरिया A1 इंटू y1 स्क्वायर, y1 स्क्वायर 29.4 माइनस 6 का स्क्वायर प्लस दूसरे वाले एरिया का 1/12 BD क्यूब BD क्यूब बी ड्यूब यानी 88 का क्यूब 1/12 बी इंटू 88 का 88 इंटू 12 A1 और दूरी कितनी हो जाएगी इसकी दूरी हो जाएगी 70.6 में से 44। देखो ये इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसका सेंट्रोइड यहां पर आ रहा है, तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 70.6 में से ये आधा माइनस कर दो 88/2, तो यहां पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपने निकाल लिया 2100,127.3। ठीक है, अब मुझे क्या निकालना है, मैं अगेन मैं क्या कर देता हूं, इसमें पॉइंट्स डिफाइन कर देता हूं। पहले से ही मैं क्या कर देता हूं, पॉइंट डिफाइन कर देता हूं। ये पॉइंट हो गया आपका ए, ये पॉइंट हो गया बी और ये पॉइंट हो गया सी, ये मैंने पहले से दिखा दिया। अब पॉइंट नंबर ए पे निकालना है मुझे। ठीक है, पॉइंट नंबर देखो एट द टॉप निकालने की जरूरत नहीं, वी नो दैट एट द टॉप शेयरिंग स्ट्रेस इज इक्वल टू 0। नाउ एट द पॉइंट नंबर ए, एट द पॉइंट नंबर ए एस ए वाई वार अपॉन आई वी। ठीक है, क्या अब तो थोड़ा एक्सपीरियंस हो गया, आप डायरेक्ट भी लगा सकते हैं। एस की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है, एस की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है 20 किलो न्यूटन, एस की वैल्यू दे रखी है 20 इंटू 10⁻³ न्यूटन। ठीक है, अब इसका बस एरिया ध्यान रखो, आप अलग से डायग्राम बना लो अपनी कॉपी पे। एरिया कितना है 10 इंटू 12, एस की वैल्यू है 20 इंटू 10⁻³ 20 इंटू 10⁻³ इंटू एरिया 100 इंटू 12, एरिया इज 100 इंटू 12 इंटू वाई बार। अच्छा वाई बार क्या होगा, देखो इसका आधा, वाई बार इसका आधा और ये न्यूट्रल एक्सिस, इन दोनों के बीच की दूरी आप डायग्राम से देख के बता सकते हो। 29.4 में से 6 माइनस कर दो, है ना, ये हो जाएगा आपका वाई बार 29.4 में से माइनस कर दो 6, ए वाई बार आ गया, ए वाई बार। सबसे मुश्किल काम यही है, ए वाई बार निकालना। तो यहां पर ए वाई बार आ गया, दिस इज वाई बार, दिस इज ए अपॉन मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने निकाल लिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज 127.3। नाउ थिकनेस कितनी हो जाएगी, अभी तो मैं बात कर रहा हूं एट द टॉप ऑफ द फ्लैंज, सॉरी एट द बॉटम ऑफ द फ्लैंज, तो पहली बार में तो थिकनेस रखूंगा मैं 100 और दूसरी बार जब पॉइंट नंबर बी पे निकालूंगा तो थिकनेस रख दूंगा 12। बस इसी बात का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो इंटू बी थिकनेस कितनी हो गई 100। नाउ इसकी वैल्यू आप निकाल लो, शेयरिंग स्ट्रेसेस एट द पॉइंट नंबर ए, शेयरिंग स्ट्रेसेस एट द पॉइंट नंबर ए इज इक्वल टू 2.675, आंसर आ जाएगा 2.675 न्यूटन पर एम स्क्वायर। नाउ एट पॉइंट नंबर बी फिर से फॉर्मूला लगाएंगे, वही एस ए वाई बार अपॉन आई वी। क्या मुझे बताने की जरूरत है, बस केवल थिकनेस की वैल्यू चेंज हो रही है, बाकी पूरा ऐसे हो जा रहा है 20 इंटू 10⁻³ इंटू, देखो सब कुछ वही रहेगा, बस यहाँ पर थिकनेस चेंज हो जाएगी, जैसा कि आई सेक्शन में हमने किया था 29.4 माइनस 6 डिवाइडेड बाई आई की वैल्यू, चाहे तो शॉर्टकट से निकाल दो आप 2100,127.3 इंटू 100। ठीक है, तो दिस इज इक्वल टू 22.288, इसको सॉल्व करोगे 22.288 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, तो दिस इज इक्वल टू टाउ बी। अब टाउ सी निकालने के लिए बस थोड़ी सी मेहनत करनी है, टाउ सी निकालने के लिए थोड़ी सी मेहनत करनी है। लेटस से यहां दिखाते हैं टाउ सी, इसका मतलब एरिया, इसको हम मैं डिवाइड कर सकता हूं इस पूरे एरिया को, ये ले लिया लेटस से एरिया नंबर 1 और ये एरिया नंबर 2। तो टाउ सी निकालने के लिए
टाउ एट द न्यूट्रल एक्सिस लिख सकता हूं मैं, टाउ एट द न्यूट्रल एक्सिस। अगेन फॉर्मूला वही लगाना है, एस ए वाई बार अपॉन आई वी। और व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए वाई बार? ठीक है, तो दोनों एरिया का पहले मैं A1 Y1 बार निकालूंगा प्लस A2 Y2 बार निकालूंगा। तो मैंने शॉर्ट में लिख दिया, यहां पर शॉर्ट में लिख दिया। A1 की वैल्यू कितनी है? A1 इज 100 इंटू 12, ठीक है। और Y1 बार तो वही होगा जो हम इतनी देर से निकाल रहे हैं, 29.4 माइनस 6 प्लस A2 की वैल्यू। अब बताओ ये दूरी कितनी है? ये 88 है और ये 12 है। ये दूरी पहले मुझे लिखनी पड़ेगी 29.4। ये डिस्टेंस कितनी है? दिस इज 29.4। 29.4। अब बताओ मुझे A2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 29.4 में से 6 माइनस कर दिया। 29.4 में से अगर सॉरी 29.64 में से ये लेंथ कितनी आ गई? ये लेंथ बताओ कितनी आ गई? 29.4 में से 12 माइनस करो आप। 29, 19.4, 18.4 और ये हो जाएगा 17.4 और थिकनेस कितनी है? 12। तो एरिया कितना हो गया? एरिया हो गया 17.4 इंटू 12। और Y2 बार कितना हो गया? Y2 बार इसका आधा, भाई 17.4 का आधा हो गया, ये Y2 बार हो गया, ठीक है। Y1 बार इसका आधा और न्यूट्रल एक्सिस से, और ये Y1 बार हो गया, ठीक है। ये डिस्टेंस तो हो गई Y1 बार, ठीक है। और ये डिस्टेंस इसकी आधी, ये डिस्टेंस हो गई Y2 बार। Y2 बार की वैल्यू, Y2 बार की वैल्यू 17.4 डिवाइडेड बाई, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका ए वाई बार की वैल्यू 29, चेक कर लेते हैं, 100 इंटू 12 इंटू 100 इंटू, ठीक है, माइनस 12 डिवाइड, सही है। तो ये आ जाएगी 299,299.1195 mm की पावर 3। तो ये दिस इज ए वाई बार। अब ए वाई बार को डायरेक्ट यहां पर पुट कर दो, तो शेयरिंग स्ट्रेसेस एट द पॉइंट नंबर सी या फिर शेयरिंग स्ट्रेसेस एट द न्यूट्रल एक्सिस, एट द न्यूट्रल एक्सिस इज इक्वल टू एयर फोर्स की वैल्यू मुझे बताया 20 इंटू 10 की पावर 3। ए वाई बार की वैल्यू अभी निकाल लिया हमने 29902.195 डिवाइडेड बाई आई की वैल्यू भी बहुत लंबी चौड़ी है। आई की वैल्यू कितनी है? 2100,127.3 इंटू, अच्छा विथ कितनी है? न्यूट्रल एक्सिस के अराउंड विथ कितनी है? 12। न्यूट्रल एक्सिस के अराउंड विथ कितनी है? 12। तो ये वैल्यू इसको आप कैलकुलेट कर लोगे 23.730। तो देखो ये वैल्यू लिखी हुई भी है 23 ये सब वैल्यू हमने निकाल ली, और ये ऑलरेडी वेरिएशन किताब से लिया है, तो किताब से सॉल्व कर लिया है। तो वी कैन शो दिस एबीसी। बस टी सेक्शन में आपको 3 ही पॉइंट पे निकालना है। टी सेक्शन पे आपको ये एबीसी पॉइंट पे निकालना है, क्योंकि इस पॉइंट पे और अपर पॉइंट पे तो 0 हो जाएगा, ये चीज अंडरस्टूड है, ठीक है। तो बस इसको जब वैल्यू आ जाएगी तो इस वेरिएशन को आप दिखा देना। एक क्वेश्चन ये आपके लिए होमवर्क में है, और ये AK2 में आज को है 2022 में, इसको आप अपने से सॉल्व करना। टी सेक्शन दे रखा है, सबसे पहले वाई बार निकाला, फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला, यहां पर मैंने सॉल्व कर रखा है। उसके बाद एबीसी पॉइंट पे जो मेथड मैंने अभी बताया, उसी मेथड से एबीसी पॉइंट पे हमने स्ट्रेसेस भी कैलकुलेट कर ली। तो ये थोड़ा सा लेक्चर भले ही लंबा हो गया, लेकिन हमने कंप्लीट शेयरिंग स्ट्रेसेस यहां पर कंप्लीट कर लिया। पूरा चैप्टर, एक लेंथी चैप्टर यहां पर निपटा लिया, है ना। अगर मैं बात करूं प्रीवियस ईयर पेपर में तो शेयरिंग स्ट्रेसेस से कुछ भी नहीं आया था, लेकिन सोम के पेपर में रेगुलर इससे क्वेश्चन आते हैं। टी सेक्शन का क्वेश्चन बहुत ज्यादा इसमें पूछा जाता है, ठीक है। तो आप इसमें डेरिवेशन भी कर लेना, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है टी सेक्शन और आई सेक्शन, ये भी आप करके जाना। आई होप
दोनों का कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा, बेंडिंग स्ट्रेसेस का और शेयरिंग स्ट्रेसेस। एक बीम के अंदर दोनों तरह की स्ट्रेसेस डेवलप होती हैं, तो दो अलग अलग चैप्टर हैं, दोनों अलग अलग चैप्टर हमने इंपॉर्टेंट चैप्टर यहां पर कवर अप कर लिए यूनिट नंबर 3 के। ठीक है, थैंक यू बच्चों।